कैलाश स्टेशन पर आने वाली एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी, मानो वो अपने अंदर ढेर सारी खुशियों की टोकरी समेटे हुए हो और उसे बांटने को एक्साइटेड हो। पर वहां अकेला बैठा कैलाश अपनी खुशी शेयर करे तो करे किससे? किसी अनजान शहर के ट्रेन स्टेशन पर बैठा वो इधर उधर देखता है। उसके सामने बस लोगों की मशगूल भीड़ थी। सभी अपने अपने काम में बिजी थे और बाकी अपनी ही मोबाइल फोन की दुनिया में खोए हुए थे। स्माइल करता हुआ कैलाश अपने पास रखी एक फाइल की तरफ देखता है। उसके पास एक छोटा सा बैग है जिसे देखकर इतना समझ आ रहा था कि कैलाश यहाँ ज्यादा दिनों से नहीं था, पर शायद जिस भी काम के लिए वो यहाँ आया था उस काम में वो सफल हो चुका था। वहां बैठा कैलाश अपनी ही सोच में गुम था जब उसे ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है। डिस्प्ले बोर्ड पर कैलाश ने देखा कि उसकी ट्रेन का आने का वक्त हो गया है। वो अपनी फाइल को सहेज के अपने बैकपैक में रख लेता है और ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पर आकर रुकती है और कैलाश उस ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन स्टेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और जरा सी देर में उसकी स्पीड काफी तेज हो जाती है और चंद मिनटों में प्लेटफॉर्म फिर से खाली हो जाता है। कैलाश अपने कंपार्टमेंट में एंटर करता है। वो वहां अकेला ही था, हालांकि कंपार्टमेंट में 2 बस थी। कैलाश अपना टिकट कंपार्टमेंट के कॉर्नर में दिख रहे एक स्कैनर पर स्कैन करता है। एक हरी सी लाइट स्कैनिंग ग्लास पर रखे उस टिकट को स्कैन करती है। उसके बाद कैलाश को कुछ खुलने की आवाज आती है और उसका ध्यान एक छोटे से कबर्ड पर जाता है जिसके दरवाजे अब खुल चुके थे। कैलाश कबर्ड के पास जाता है और अंदर रखी सारी चीजें बाहर निकालकर अपना बैग कबर्ड के अंदर रख देता है। तभी कैलाश की नजर अंदर रखी एक की पर पड़ती है जिसकी मदद से कैलाश उस कबर्ड को लॉक कर देता है। ट्रेन अब अपनी पूरी स्पीड से चल रही थी। कैलाश खिड़की के स्लाइडर कर्टेन्स को हटाता है और बाहर का नजारा देखता है। हवा से बातें करती ट्रेन ऊंची ऊंची इमारतों को पीछे छोड़ती हुई शहर के बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर शायद था कि खत्म नहीं हो रहा था। खिड़की से बाहर उस गुजरते हुए मेट्रोपॉलिटन को देखता हुआ कैलाश मन ही मन अपने आप से कहता है, नीला अगर साथ होती तो शहर को देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वो तो बस खुशी से पागल हो जाती। शायद इतनी जल्दी वापस जाना मुश्किल हो जाता। कैलाश अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता है और नीला को कॉल करता है। थोड़ी देर में रिंग की आवाज सुनाई देती है पर दूसरे एंड से कोई रिप्लाई नहीं आता। कैलाश को लगता है कि नीला किसी काम में बिजी होगी। वो नीला को मैसेज करता है, आई एम ऑन माय वे, कल मिलते हैं। शाम का उजाला अब कम होने लगा था और ढलता सूरज पूरे आसमान को केसरी कर चुका था। कैलाश अपने मोबाइल में बिजी हो जाता है और थोड़ी देर में पूरे दिन की थकान की वजह से उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद कैलाश के मोबाइल से एक धीमी सी मैसेज भी सुनाई देती है। मोबाइल की स्क्रीन पर नीला का मैसेज दिखाई दे रहा होता है, ओ ग्रेट, मैं कल तुम्हें लेने आती हूँ। आई ट्राइड कॉलिंग यू बट कुडंट कनेक्ट। बाय द वे, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था? कैलाश अब तक गहरी नींद में डूब चुका था जिसकी वजह से वो मैसेज की बीप सुन नहीं पाया और थोड़ी देर में मोबाइल स्क्रीन दोबारा डार्क हो गया। कैलाश की आंखें अगले दिन सुबह ही खुलती है और अब ट्रेन भी किसी स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। कैलाश बाहर देखता है और पाता है कि सुबह का सूरज निकलने वाला था और ट्रेन एक बड़े से ब्रिज से गुजर रही थी। दूर कैलाश को विशाल पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई पड़ रही थी जो कि बर्फ से पूरी तरह ढकी थी। बाहर का मनमोहक नजारा देखकर कैलाश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो तुरंत बर्फ से उठता हुआ अपना मोबाइल चेक करता है। नीला का मैसेज उसे नोटिफिकेशन में दिखता है जिसे पढ़ने के बाद कैलाश अपनी जेब से चाबी निकालकर लॉक खोलता है और अपना बैग निकालकर बर्फ पे रख देता है। खिड़की के पास जाकर कैलाश चलती ट्रेन से नीचे देखता है। ट्रेन अभी भी ब्रिज से गुजर रही थी। ब्रिज की ऊंचाई इतनी थी कि कोई कमजोर दिल वाला अगर देख ले तो उसे हार्ट अटैक नहीं तो पैनिक अटैक तो आना तय था। पर कैलाश को ना ही ऊंचाई से डर लगता था और ना ही गहराई से। अनायास की अनंत खाई को देखकर वो कह उठता है, फैबुलस, घर आ रहा है। ऐसा कहकर कैलाश एक गहरी सांस लेता है मानो बाहर की हवा अपने अंदर लेना चाहता हो, पर वो अभी भी उस ट्रेन के केबिन नहीं था और अब ट्रेन की स्पीड भी धीमी होने लगी थी। कैलाश तैयार होकर प्लेटफॉर्म पर रुकती हुई ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। ट्रेन रुकती है और कैलाश नीचे उतर जाता है। कैलाश अपने चारों ओर देखता है लेकिन वहां उसे वो चेहरा नहीं दिखता जिसे उसकी आंखें ढूंढ रही थी। कैलाश को लग रहा था कि नीला उसे लेने स्टेशन आएगी, पर कैलाश को वो वहां कहीं भी नहीं दिखाई दी। यह जगह किसी खूबसूरत से मिनी हिल स्टेशन जैसी लग रही थी जहां लोग काफी कम थे और साल भर रहने वाली ठंड की वजह से उन सबका पहनावा भी कुछ अलग सा था। कैलाश ने भी एक ओवरकोट पहन रखा था। नीला को वहां ना पाकर डिसअपॉइंटेड सा कैलाश अपने मोबाइल से नीला को कॉल लगाता है। रिंग जा रही है पर नीला फोन नहीं उठा रही। कैलाश कुछ देर और होल्ड करता है पर कोई जवाब ना मिलने पर वो कॉल खुद ही काट देता है। नीला से ना मिल पाने की मायूसी उसके चेहरे पर साफ लग रही थी। उसे शायद घर अकेले ही जाना पड़ेगा। यह सोचते हुए वो आगे बढ़ा ही था कि उसे एक बेहद खूबसूरत सी 20-22 साल की लड़की दूर प्लेटफॉर्म की एंट्री पे दिखाई पड़ती है। वो लड़की कोई और नहीं नीला ही थी। नीला को देखकर कैलाश के चेहरे की सारी मायूसी दूर हो जाती है और उसकी जगह प्यार भरी स्माइल ले लेती है। कैलाश देखता है कि नीला हाफती हुई उसे ही ढूंढ रही थी। उसका दूर सफेद चेहरा नर्वस दिख रहा था। नीला जानती थी कि वो लेट हो चुकी है और उसे डर था कि कहीं कैलाश वहां से चला ना गया हो। दूर खड़ा कैलाश अपना हाथ ऊपर कर नीला को आवाज लगाता है, नीला। कैलाश की पुकार नीला सुन लेती है और तुरंत उसकी दिशा में देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। चंद लम्हों के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। नीला खुशी से कैलाश की तरफ बढ़ती है। कैलाश भी नीला की तरफ चल पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आके रुके हैं। नीला की स्माइल अब खुशनुमा सी हंसी में बदल गई थी। कैलाश नीला को गले लगाना चाहता था पर वो अपने आप को न जाने क्यों ऐसा करने से रोक लेता है। हड़बड़ाती हुई नीला कैलाश से कहती है, सॉरी आई गॉट लेट, थोड़ा काम आ गया था, तुमसे बात भी नहीं कर पाई। कल मैं क्लास में थी जब तुम्हारा फोन आया था। हाउ वाज योर इंटरव्यू? कैलाश मुस्कुरा कर कहता है, इंटरव्यू बहुत अच्छा था, लगता है मुझे सेलेक्ट कर लेंगे। ओह दैट्स ग्रेट, देखा मैंने कहती थी तुम अपने आप को खामखा अंडर एस्टिमेट करते हो। कैलाश की बात सुनकर नीला खुश होकर आगे कहती है, चलो मैं तुम्हें भले चलती हूँ, तुम्हारे डैडी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। अपने पिता का जिक्र सुन के कैलाश के चेहरे पर हल्का सा कंसर्न दिखाई पड़ता है पर वो कुछ नहीं कहता और दोनों बाहर की ओर चले जाते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही नीला और कैलाश नीला के स्कूटर के पास पहुंचते हैं। फिर वो दोनों स्कूटर पर बैठकर वहां से ड्राइव करते हुए लोगों के बीच से निकल जाते हैं। राहगीरों की भीड़ के अलावा वहां एक बड़ी सी एसयूवी भी पार्क होती है जिसका काला शीशा धीरे से नीचे होता है और उसमें बैठा एक आदमी जलन और गुस्से से नीला और कैलाश हो जाता हुआ देखता है। उसके माथे की शिकन से साफ लग रहा था कि उसे कैलाश और नीला का साथ होना बिल्कुल पसंद नहीं था। इतने में उस आदमी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उसे एक ऑडियो फाइल भेजी गई थी। वो आदमी उस ऑडियो फाइल को प्ले करता है। हेलो हेलो कैलाश कैलाश प्लीज प्लीज मुझे बचाओ कैलाश। ये बात ठीक नीला की आवाज में बोली जा रही थी। ऑडियो फाइल सुन रहे उस आदमी के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है और उस एसयूवी का शीशा वापस ऊपर हो जाता है। उधर नीला का स्कूटर एक सुनसान रोड पे चलती हुई किसी बहुत बड़े दरवाजे के सामने आके रुकती है। उस गेट से जुड़ी दीवारें भी बेहद ऊंची और मजबूत दिख रही थी। किसी भी दिशा में उनका और छोर नजर नहीं आ रहा था। उस रोड के आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था पर किसी भी हिल स्टेशन की तरह यह जगह बेहद चार्मिंग और सुंदर दिखाई पड़ रही थी। बादल जहां हाथों की पहुंच में हो और दूर दूर तक बर्फ से ढके विशाल पहाड़ उन्हें कैद करके कहीं जाने न दे रहे हों। देवदार और पाइन के घने जंगल मिलकर ऐसा नजारा पेश कर रहे थे जो किसी भी टूरिस्ट के लिए स्वर्ग से कम नहीं था। स्कूटर पर बैठा कैलाश सामने दिख रहे बड़े से दरवाजे की ओर देखता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अंदर जाना नहीं चाहता था। तभी नीला कहती है, कैलाश घर आ गया है। नीला की बात सुनकर कैलाश स्कूटर से उतर जाता है। फिर नीला आगे कहती है, मुझे कुछ और भी काम है, तुम शाम को मिलते हैं, मुझे बस जानना है वहाँ क्या हुआ, तुम इतने बड़े शहर में कहाँ गए, क्या क्या देखा, सब कुछ। कैलाश स्माइल करता हुआ हाँ कहता है और फिर नीला वहां से चली जाती है। कैलाश अब उस विशाल दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उस दरवाजे के पास आते ही कैलाश देखता है कि दरवाजा खुलने लगा है और थोड़ी देर में कैलाश आगे बढ़ता हुआ उस दरवाजे को पार कर उस अंतहीन से दिख रहे कंपाउंड के अंदर आता है। जैसी खामोशी दरवाजे के बाहर थी ठीक उसके विपरीत अंदर का नजारा काफी चहल पहल से भरा था।
इससे पहले कि कैलाश आगे बढ़ता उसका मोबाइल रिंग होता है। जब कैलाश कॉल रिसीव करता है तो उसे नीरा की वही रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देती है। हेलो हेलो कैलाश कैलाश प्लीज प्लीज मुझे बचाओ कैलाश। आवाज सुनते ही कैलाश का जैसे खून सूख जाता है। वो वापस फोन पर चिल्लाता हुआ कहता है, नीरा नीरा क्या हुआ, कहाँ तुम, हेलो हेलो। पर अब तक फोन कट चुका था और शॉक से कैलाश की आंखें बड़ी हो चुकी थी। कैलाश के पीछे का वो दरवाजा अब बंद होने लगा था। कैलाश उड़ता है और भागता हुआ उस दरवाजे के बंद होने से पहले बाहर निकल जाता है। घबराया हुआ कैलाश वहां खड़ा इधर उधर देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि शायद नीरा इतने कम समय में बहुत दूर नहीं जा पाई होगी। बदहवास सा कैलाश नीरा को पुकारता हुआ रोड पर भागने लगता है। तेजी से भागता हुआ कैलाश अब बहुत दूर तक आ चुका था और उसे नीरा का कोई नामो निशान नहीं दिखा था। घबराया हुआ कैलाश अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल निकालता है और जैसे तैसे नीरा को कॉल करता है। पर इससे पहले कि कैलाश फोन को अपने कानों तक ले जा पाता कोई उसके सर पर जोर से वार करता है। कैलाश वहीं जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी और जानलेवा दर्द की हालत में वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। दर्द से कहता हुआ वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आंख खोलकर देखने की कोशिश करता है कि उस पर किसने अटैक किया था, पर वो बस एक धुंधली सी परछाई ही देख पाता है। धीरे धीरे कैलाश की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जमीन पर बेहोश पड़े कैलाश के पास वही आदमी खड़ा था जिसने नीरा और कैलाश को स्टेशन के बाहर आते देखा था। कौन था वो, क्यों किया था उसने कैलाश पर वार, जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कैलाश की बॉडी में अब जरा भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके पास खड़ा था वो आदमी जिसने कैलाश के सर पर पीछे से वार किया था। दिखने में यह आदमी कैलाश की उम्र का ही था और उसके शरीर की बनावट कैलाश से काफी बड़ी और मजबूत थी। दोनों को देखकर ही बताया जा सकता था कि कैलाश उस आदमी के सामने काफी कमजोर था। कैलाश पर हमला करने वाले आदमी का नाम है तक्षय। गठीली फौजियों जैसी दिखने वाली पर्सनैलिटी और उसके चेहरे की गंभीर आकृति तक्षय को एक खतरनाक दिखने वाला इंसान बना रहे थे। वो बहुत ही सीरियस होकर शिथिल पड़े कैलाश को देख रहा था। तक्षय अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा के अपनी नजरें ऊपर करता है। उसकी नजर को फॉलो करते हुए 3-4 आदमी उसकी कार से बाहर दौड़ते हुए आते हैं और कैलाश की बॉडी को उठाकर फौरन एसयूवी के अंदर डाल देते हैं। जिस जगह यह इंसिडेंट हुआ वहां आसपास कोई भी नहीं था, इसीलिए किसी ने कुछ भी नहीं देखा था। वीरान सी दिख रही रोड और दिन में भी बादलों से ढका सारा इलाका ढलती शाम जैसा एहसास दे रहा था। पूरे इलाके में सन्नाटा सा छाया हुआ था और वहां सिर्फ तेज खुश हवाओं के चलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। जैसे ही तक्षय के आदमी कैलाश को एसयूवी में डालते हैं, तक्षय भी वापस उसी गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद वो गाड़ी बहुत तेजी से वहां से निकल जाती है। गाड़ी की तेज रफ्तार की वजह से वहां धूल का गुब्बारा उठता है और कुछ देर के लिए तो गाड़ी को देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। जब तक धूल साफ होती है तब तक तक्षय की एसयूवी बहुत दूर निकल चुकी होती है। थोड़ी देर में वहां सब शांत हो जाता है। इस बीच वहां दबी आवाज में किसी के कुछ बोलने की आवाज सुनाई देती है। कैलाश का मोबाइल वहीं जमीन पे छूट गया था और कैलाश का नीरा को लगाया हुआ कॉल अभी तक कनेक्टेड था। वो धीमी सी आवाज उस फोन से आ रही थी और वो आवाज नीरा की थी। कैलाश, हेलो कैलाश, सब ठीक तो है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों रहे हो, हेलो कैलाश। पर कैलाश तो अब तक्षय की तेज भागती हुई गाड़ी में बेहोश पड़ा था। तक्षय मुड़कर कैलाश की तरफ देखते हुए अपने ड्राइवर से कहता है, ब्रिज की तरफ चल। ड्राइवर तक्षय की बात सुनते ही गाड़ी का गियर चेंज करते हुए स्पीड और बढ़ा देता है। रोड खराब होने की वजह से कैलाश की बॉडी काफी हिल रही थी, पर शायद उसकी चोट इतनी गहरी थी कि वो अभी भी बेसुध सा पड़ा हुआ था। 2.5 साल पहले कैलाश और नीरा एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वो दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। उस दौरान दोनों की उम्र लगभग 18-19 साल की रही होगी। वैसे तो नीरा और कैलाश एक दूसरे को बचपन से जानते थे, पर अब शायद उनकी दोस्ती का रिश्ता एक नया मोड़ ले रहा था। पर आज का दिन कुछ उदासी भरा था और कैलाश का मूड खराब था। नीरा उसे समझाते हुए कहती है, कम ऑन कैलाश, वो तुम्हारे डैड हैं, उन्होंने अगर तुमसे कुछ कह दिया तो इतना बुरा मत मानो। तुम भी जानते हो वो जो भी कहते हैं उसमें किसी और की नहीं तुम्हारी भलाई होती है। कैलाश की नजर नीचे टेबल पर थी। नीरा की बातें तो वो सुन रहा था, पर मन खराब होने की वजह से वो नीरा की तरफ देखना नहीं चाहता था और वो यह भी समझता था कि नीरा की बात गलत नहीं है। कोई भी पिता अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचेगा। इसमें कैलाश के पिता दक्ष अलग नहीं है। उन्होंने भी कैलाश से उम्मीदें बांध रखी थी, लेकिन कैलाश उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा था। कैलाश को इस बात का काफी दुख था। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रिजल्ट पर उसकी मेहनत का कोई असर नहीं दिख रहा था। यही बात थी जो कैलाश को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। शांत बैठे कैलाश को देख के नीरा टेंशन में आकर कहती है, कैलाश ऐसे चुप रहने से क्या होगा, कुछ तो बोलो। कैलाश नीरा को देखते हुए कहता है, मैं कुछ भी कर लूं नीरा, डैड को खुश कर पाना शायद मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने मुझसे काफी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं, पर साथ दिख रहा है इट्स बियॉन्ड मी, मैं उन्हें कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस पर नीरा कहती है, तुम कोशिश तो कर रहे हो ना, एक ना एक दिन तुम सफल जरूर होगे, यू विल बिकम लाइक योर फादर। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम उनसे भी बेहतर बनोगे। कैलाश जानता था कि यह नीरा नहीं, उसका कैलाश के लिए प्यार हो रहा था। नीरा की बातें कैलाश की लाइफ में सच बनके आए या ना आए, पर वो एक मीठी सी स्माइल बनके उसके चेहरे पर दिखने लगती है। कैलाश नीरा से कहता है, तुम मुझे हारने नहीं दोगी, नेवर। कैलाश की बात का जवाब देते हुए नीरा हंसकर आगे कहती है, तुम मुझे बचपन से जानते हो कैलाश, मेरा तुम पर विश्वास ना कभी कम हुआ था और ना आगे होगा। बस तुम्हें अपने पर विश्वास करना है। यह काम थोड़ा मुश्किल है, मुझे तो तुम नॉर्मली रहने दो, मुझसे वो सब कुछ नहीं हो सकता जो डैड मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये सुनकर नीरा कहती है, देखते हैं, बट आई डोंट माइंड, मुझे तुम नॉर्मली अच्छे लगते हो। नीरा ने अनजाने में ही ऐसा कुछ कह दिया था जो शायद वो सोच समझ कर नहीं कह पाती। नीरा को भी एहसास होता है कि उसने कैलाश से कुछ अनएक्सपेक्टेड सी बात कही थी। कैलाश नीरा को देखकर स्माइल करने लगता है। फिर कैलाश धीरे से अपना हाथ नीरा के हाथ की तरफ बढ़ाता है और नीरा की उंगलियों को अपनी उंगलियों से छूता है। नीरा ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर भी वो कैलाश से नजरें मिलाए रखती है। अब नीरा का हाथ कैलाश के हाथों में था। तभी कैलाश इमोशनल होकर नीरा से कहता है, नीरा मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर अगर मैं फेल होता हूँ तो तुम मेरे साथ कभी छोड़ोगी तो नहीं? नहीं छोड़ूंगी, आई विल ऑलवेज बी विद यू कैलाश। नीरा बिना किसी सेकंड थॉट के कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहती है। कैलाश को यह सुनकर दिल में खुशी होती है। फिर अचानक कैलाश को कुछ याद आ जाता है। ओह शिट, मैं तो भूल गया, डैड आज तो मुझे मार डालेंगे, ये आज भी गेट समथिंग, चलो मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। ये सुनकर नीरा कहती है, अरे पर तुमने तो अपनी कॉफी पी नहीं। कैलाश अब तक ठंडी हो चुकी कॉफी को उठा के एक बार में सारा मग खाली कर देता है और बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। नीरा कैलाश को देखती रह जाती है। भागता हुआ कैलाश बस स्टॉप पर पहुंचता है और उसी वक्त एक बस वहां आके रुकती है। कैलाश बस में चढ़ जाता है और बस सिटी मार्केट की तरफ बढ़ जाती है। कैलाश एक खाली सीट पर जाकर बैठता है और अपनी जेब टटोलता है। उसे अपने डैड की दी हुई सामान की लिस्ट चाहिए थी, लेकिन कैलाश को वो लिस्ट नहीं मिलती। उसे याद आता है कि वो लिस्ट उसने अपने वॉलेट में रख दी थी। कैलाश अपने ट्राउजर्स की पीछे वाली पॉकेट चेक करता है तो उसे एहसास होता है कि उसका वॉलेट मिसिंग है। उधर रेस्टोरेंट में बैठी नीरा ने अपनी कॉफी फिनिश की थी कि तभी उसकी नजर नीचे गिरी किसी चीज पर पड़ी। नीरा ध्यान से देखती है तो वो जमीन पर पड़े कैलाश के वॉलेट को पहचान लेती है। नीरा वॉलेट उठाकर जैसे ही बाहर की ओर जाने को मुड़ती है, उसे रास्ता रोके तक्षय अपने सामने खड़ा मिलता है। तक्षय की आंखें किसी स्कैनर की तरह नीरा को स्कैन कर रही थी। उसे देखकर कोई भी उसकी नीयत का अंदाजा लगा सकता था। नीरा भी तक्षय को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने बेरुखी से कहा, तक्षय रास्ते से हटो। लेकिन तक्षय टस से मस नहीं होता है और अपनी नजरें नीरा पर ही गड़ा रहता है।
जब नीला देखती है कि उसकी कही बात से तक्षय को जरा भी फर्क नहीं पड़ा तो नीला बिना कुछ बोले आगे बढ़ती है और तक्षय के साइड से निकलने की कोशिश करती है, पर तक्षय फिर से उसका रास्ता रोक लेता है और नीला से कहता है, नीला मुझसे बच के कहाँ जाओगी, जहाँ भी जाओगी तुम्हें ये तक्षय वहीं मिलेगा। अकेले कॉफी पी रही थी, मुझे बुला लिया होता। ऐसा कहते हुए तक्षय नीला के पास आने लगा। नीला डर जाती है और धीमी आवाज में कहती है, तक्षय प्लीज लेट मी गो, आई हैव सम वर्क। ऑफ कोर्स यू हैव सम वर्क। क्या काम दिया है तुम्हें तुम्हारे मालिक दक्ष ने? तक्षय टॉन्ट मारते हुए नीला से कहता है। तो नीला कहती है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। नीला तक्षय को धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर तक्षय को नीला की कही बात चुप जाती है और वो नीला का हाथ पकड़ लेता है। तुम अपना टाइम उस कैलाश के साथ बर्बाद कर रही हो नीला, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। दक्ष के साथ उसकी सारी विरासत खत्म हो जाएगी और फिर यहाँ हमारी फैमिली का ही राज होगा। अगर अभी से तुम मेरे साथ आ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नीला उसे वार्न करते हुए कहती है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी मेरा हाथ छोड़ दो, वरना क्या कर लोगी, कैलाश से कहोगी। ऐसा कहकर तक्षय अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है और नीला को अपनी ओर खींचने लगता है। नीला झटके से अपना हाथ छुड़ाती है और तक्षय को एक जोर का पंच मारती है। सरप्राइजिंगली नीला का पंच बहुत पावरफुल था, जिसके लगने से तक्षय कुछ कदम पीछे हो जाता है। तक्षय फौरन अपने आप को संभाल कर कहता है, नॉट बैड, तुमने गलत फैसला लिया नीला, इसका पछतावा तुम्हें भी होगा। ऐसा कहकर तक्षय नीला पर अटैक करने वाला था कि तभी उसे पीछे से कैलाश की आवाज सुनाई देती है। हिम्मत है तो नीला से नहीं, मुझसे लड़के दिखा तक्षय। तक्षय भी रुक जाता है। घबराई हुई नीला भी कैलाश को देख लेती है। कैलाश गुस्से से लाल हो चुका था। तक्षय कैलाश को देखता है और फिर नीला से कहता है, अब देखना मैं इस कैलाश का क्या हाल करता हूँ, डोंट क्लोज योर आईज। ऐसा कहकर तक्षय कैलाश पर अटैक कर देता है। दोनों आपस में टकराते हैं, लेकिन कैलाश की ताकत तक्षय जैसे पहाड़ के सामने किसी तेज हवा जैसी थी। चाहे हवा कितनी भी तेज चले पर पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और कुछ ही समय में ये साबित हो जाता है। तक्षय की ताकत के सामने कैलाश बेबस हो जाता है। कैलाश पूरी कोशिश करता है कि वो तक्षय को चोट पहुंचा सके, पर ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो पाता। पर तक्षय की मार कैलाश की बॉडी पर बारिश की तरह पड़ती है और थोड़ी ही देर में कैलाश को जमींदोज करके तक्षय अपना पैर उसकी छाती पर रख देता है। यह देखकर अब नीला से रहा नहीं जाता और नीला तक्षय पर अटैक कर देती है, पर इससे पहले कि उसका पंच तक्षय तक पहुंच पाए तक्षय नीला को डॉज करता हुआ उसके पेट पर अपने घुटने से वार कर देता है। दर्द से नीला की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने पीछे पड़ी एक मेज से जाके जोर से टकराती है। ये देखकर कैलाश चीख उठता है, नीला। और तभी कैलाश को एहसास होता है कि वो उस रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि उसी ऊंचे से ट्रेन के ब्रिज पर है। तक्षय और उसके साथी उसे घेरे खड़े होते हैं। तभी तक्षय कहता है, मरने के वक्त भी तुझे नीला याद आ रही है। कुछ देर के लिए कैलाश समझ नहीं पाता कि असल में हुआ क्या। फिर उसे अपने सिर पे लगी चोट याद आती है, क्योंकि उसे अभी भी दर्द हो रहा था। जब कैलाश नजर घुमाकर देखता है तो वो अपने आप को ब्रिज के एज के बेहद करीब पाता है। जरा सी गलती और वो सैकड़ों मीटर नीचे अंधी खाई में गिर सकता था। कैलाश लड़खड़ाता हुआ जैसे तैसे खड़ा होता है। वो सभी इस वक्त ब्रिज के बीचों बीच खड़े थे। कोहे और बादलों की वजह से ब्रिज के दोनों एंड दिख नहीं रहे थे। कैलाश के साथ क्या होने वाला था उसे अंदाजा ही नहीं था। ऐसी क्या दुश्मनी थी तक्षय की कैलाश से जो वो उसकी जान लेने पर उतारू था? क्या ये मामला सिर्फ नीला तक ही सीमित था या फिर इस नफरत की वजह और भी गहरी थी? कैलाश की रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। कैलाश का फोन अभी भी उसी जगह पड़ा हुआ था। उस पर दोबारा नीला का कॉल आता है, पर कॉल लेने वाला कैलाश तो कहीं और था। इधर नीला सोच में पड़ जाती है कि कैलाश को तो उसने कुछ देर पहले ड्रॉप किया था, फिर उसने दोबारा उसे कॉल क्यों किया? नीला को ऐसा लगता है कि शायद कैलाश ने गलती से उसे कॉल कर दिया होगा और वो अभी अपने घर पर आराम कर रहा होगा, या फिर शायद वो सर यानी अपने पिता दक्ष के साथ होगा। ये सोचकर नीला वापस अपने काम में ध्यान लगाने वाली थी कि तभी उसका फोन रिंग होता है। ये सोचकर कि कैलाश ने उसे वापस फोन किया होगा, नीला के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो फौरन अपने फोन की तरफ देखती है, पर असल में ये कॉल कैलाश का नहीं उसके पिता दक्ष का होता है। ऐसा कम ही होता है कि दक्ष नीला को कॉल करे, इसलिए नीला सोच में पड़ जाती है। दक्ष का फोन आना ही अपने आप में कुछ जरूरी बात की तरफ इशारा कर रहा था। नीला बिना समय गवाए कॉल रिसीव करके कहती है, प्रणाम गुरुदेव। दूसरी तरफ से नीला को एक भारी सी आवाज सुनाई देती है, प्रणाम बेटा, तुम कहाँ हो और कैलाश अभी तक घर नहीं पहुंचा, क्या तुम दोनों साथी हो? नीला को दक्ष की बात सुनकर हैरत होती है। वो अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहती है, नहीं गुरुजी, कैलाश को तो मैंने कब का घर के बड़े दरवाजे के पास ड्रॉप कर दिया था, अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था, पर मैंने तो उसे नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ, शायद वो आ गया हो और थका हो इसलिए सीधा अपने कमरे में चला गया होगा। अब मैं रखता हूँ नीला। ऐसा कहते ही दक्ष कॉल कट कर देता है और उसकी कई बातें नीला के माथे पर चिंता की लकीरें छोड़ जाती है। नीला जानती थी कि कैलाश की लोकेशन हमेशा उसे या फिर दक्ष को मालूम रहती थी, पर आज ऐसा नहीं था और वो फौरन कैलाश को कॉल लगाती है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। चिंता में डूबी नीला धीमी आवाज में खुद से कहती है, कहाँ हो कैलाश? इधर कैलाश के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का लगता है और कैलाश कुछ देर हवा में उड़ता हुआ दूर जाके जमीन पर गिरता है। कैलाश का हाल बहुत ही खराब है। उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान थे और उन चोटों से लगातार खून बह रहा था। कैलाश का चेहरा भी खून से पूरी तरह लाल हो चुका था। तक्षय ने अब तक बेचारे कैलाश को अधमरा सा कर दिया था, पर यह काम तक्षय ने नहीं उसके साथियों ने किया था। तक्षय तो पास ही खड़ा इस क्रूर दृश्य को निहारते हुए बस मजे ले रहा था। कैलाश इस अधमरी हालत में भी अपने आप को दोबारा खड़ा करने में कामयाब होता है। उसे ऐसा करते देख तक्षय के साथी थोड़ी हैरत में थे। अगर कैलाश की जगह कोई और होता तो कब का मर चुका होता, लेकिन कैलाश था कि दोबारा अपने पैरों पर खड़े होकर फाइटिंग पोजीशन में उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार था। तक्षय के कुछ आदमियों के हाथों में धारदार हथियार भी थे और कैलाश को देखकर ही साफ था कि उन वेपन्स का इस्तेमाल कैलाश पर किया जा चुका है। पर शेरदिल कैलाश अभी भी इस लड़ाई में डटा हुआ था जो तक्षय ने जबरन उस पर थोपी थी। तभी एक आदमी हथियार के साथ आगे बढ़ता है। उसके हाथों में एक भारी भरकम लकड़ी का डंडा था जिसके चारों तरफ कीलें लगी हुई थी। डगमगाता हुआ कैलाश उस आदमी से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो आदमी कैलाश पर उस किलो वाले हथियार से अटैक करता है तभी कैलाश डॉज करके रोल करता हुआ उस आदमी के दूसरी तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी का वार हवा में ही जाया चला जाता है। वहीं कैलाश घूमता हुआ उस आदमी के सिर पर अपनी कोहनी से मारता है। चोट लगते ही उस आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ाता हुआ ब्रिज के एज की तरफ जाने लगता है। कैलाश सोचता है कि अगर कुछ ना किया गया तो वो उस अंधी खाई में गिर जाएगा। कैलाश उस आदमी के सबसे करीब था। वो तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ता है ताकि उसका हाथ पकड़ सके, लेकिन जब तक कैलाश ऐसा कर पाता उस आदमी का पैर फिसल चुका था। तक्षय के साथ उसके साथी भी दौड़ पड़ते हैं, पर किसी के पास इतना समय नहीं था कि वो अपने साथी को बचा सके। पूरे इलाके में दूर दूर तक उस आदमी की चीख सुनाई पड़ रही थी। तक्षय गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने कभी सोचा नहीं था कि कैलाश उसके किसी आदमी की जान लेना तो दूर उन्हें कोई खरोच भी पहुंचा सकता था, पर उसके एक आदमी की जान जा चुकी थी जिसकी चीख अभी भी सुनाई पड़ रही थी। इससे पता लगाना मुश्किल नहीं था कि उस जगह को अंधी खाई क्यों कहा जाता था। गुस्से में सबके सब एक साथ कैलाश के ऊपर टूट पड़ते हैं और कैलाश को देख के ऐसा लगने लगता था कि उसके पास अब गिनी चुनी सांसें ही रह गई हैं। तक्षय कैलाश को उसकी कॉलर पकड़ के खड़ा रखता है। कैलाश की खून से सनी आंखें बंद हो रही थी। तक्षय दांत पीसते हुए कैलाश से कहता है,
तेरी मौत के बाद तक्ष की सारी विरासत मेरे परिवार के पास यानी मेरे पास होगी और उसके साथ नीरा भी। ऐसा कहकर तक्ष अपना एक हाथ पीछे करके मुट्ठी बांधता है। यह देखकर उसके साथी खुद को बचाते हुए कई कदम पीछे हो जाते हैं और तभी बिजली की रफ्तार से तक्ष कैलाश के पेट में पंच मारता है। उस पंच के असर से चारों दिशाओं में तेज हवा का झोंका फैल जाता है और एक अजीब सी गर्जन सुनाई पड़ती है। कैलाश हवा में उड़ता हुआ ब्रिज के नीचे खाई की तरफ गिरने लगता है। तक्ष और उसके साथी ऐश कराकर उसे गिरता हुआ देखने लगते हैं। तभी कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ एक तेज ट्रेन धड़धड़ाती हुई वहां से गुजरती है। थोड़ी देर में कैलाश सबकी नजरों से दूर हो चुका होता है, जो उस अंधी खाई में गिर चुका था जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया था। तक्ष के चेहरे पर शैतानी मुस्कान दिखाई देती है। ट्रेन के गुजरने के बाद तक्ष और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। आज तक्ष का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जिसकी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी वो मर चुका था। अब तक्ष को वो सब पाने में कोई नहीं रोक सकता जिसका वो अपने आप को हकदार समझता है। अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जा चुका था। उधर कैलाश का मोबाइल रोड पर ही पड़ा हुआ था। तभी एक स्कूटर उसके पास से गुजरकर आगे निकल जाता है और फिर थोड़ी देर में वो स्कूटर रुक जाता है। उस स्कूटर से कोई उतरता है और वापस भागते हुए उस मोबाइल के पास आता है। ये कोई और नहीं बल्कि नीरा थी। नीरा कैलाश का मोबाइल उठा लेती है और चेक करती है। कैलाश का मोबाइल घर के पास सुनसान सी रोड पर गिरा पड़ा था। नीरा खड़े होकर इधर उधर देखती है। उसे कैलाश कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब नीरा की टेंशन बढ़ गई थी। वो जोर से कैलाश को आवाज लगाती है, कैलाश कैलाश। जब नीरा को कोई जवाब नहीं मिलता तो नीरा दोगुनी स्पीड से स्कूटर की तरफ भागती है और उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ जाती है। नीरा उसी बड़े दरवाजे के सामने पहुंचती है। दरवाजा खुलता है और नीरा तेजी से अंदर बढ़ जाती है। जब नीरा अपने स्कूटर को जोर से ब्रेक लगाती है तब उसके सामने एक बहुत ही विशालकाय हवेलीनुमा बिल्डिंग दिखाई देती है। नीरा भागती हुई उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। लंबे लंबे कॉरिडोर से होते हुए नीरा घर के एक बड़े से दरवाजे से सीधा अंदर चली जाती है। नीरा के सामने दक्ष किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच कुछ लोगों के साथ बैठा मिलता है। सबका ध्यान नीरा की तरफ चला जाता है। नीरा को ऐसे भागते हुए आता देखकर दक्ष अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और पूछता है, नीरा कहाँ जा रही हो? और कैलाश यहाँ वो कहीं भी नहीं मिला। लोगों ने बताया कि गेट के अंदर आते ही कैलाश वापस बाहर की तरफ भागता हुआ देखा गया था। तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? दक्ष अपने इकलौते बेटे की गुमशुदगी से काफी चिंता में था। वहीं नीरा के चेहरे के भाव देखकर उसे कुछ बुरे होने का अंदेशा होने लगा था। नीरा घबराकर अपने बैग से कैलाश का मोबाइल निकालते हुए कहती है, गुरुजी ये कैलाश का मोबाइल मुझे पास की रोड पर पड़ा मिला। मोबाइल को देखकर दक्ष का अंदेशा यकीन में बदल जाता है। वो कैलाश का मोबाइल अपने हाथ में लेकर पूछता है, वहां तुम्हें कैलाश कहीं नहीं दिखा? तुमने वहां आसपास ढूंढने की कोशिश की? नम आंखों से नीरा बस अपना सिर हिला के ना कहती है। नीरा की हालत देखकर दक्ष समझ जाता है कि नीरा अभी बात करने की हालत में नहीं है और उससे ज्यादा सवाल जवाब करने से कोई फायदा नहीं था। दक्ष मुड़कर निकेत की तरफ देखता है। दक्ष का इशारा समझते हुए निकेत जोर से ताली बजाता है और मिनटों में वहां 8-10 गार्ड्स आ जाते हैं। किसी राजा की तरह दक्ष उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है, अभी जाके कैलाश का पता किया जाए। निकेत शायद तुम्हारा भाई इस साम्राज्य का इकलौता वारिस किसी खतरे में है, तुम्हें भी जाना होगा। और हाँ, वाघ कुल के हर इंपॉर्टेंट शख्स की मूवमेंट लेके आओ। हो ना हो इसमें उन्हीं का हाथ है और अगर ऐसा है तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। दक्ष के आदेश के साथ ही सारा हॉल चौकन्ना हो जाता है और सभी गार्ड निकेत के साथ बाहर निकल जाते हैं। नीरा दक्ष के पास आके कहती है, गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं नीरा, कैलाश भले ही शक्तियों में कम है और उसका मन उस चट्टान की तरह है जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने से घबराएगा नहीं। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मेरे कैलाश को। एक दिन उसे ही तो मेरी सारी जिम्मेदारियां उठानी है। ऐसा कहकर दक्ष अपनी बड़ी सी सिंहासन जैसी कुर्सी की तरफ देखता है। नीरा दक्ष की बात सुनकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस करती है। उसे पता था कि अभी कैलाश दूर दूर तक इस लायक नहीं है कि वो दक्ष के काम संभाल सके। उसे कैलाश की कही हुई बात याद आ जाती है। मुझे लग रहा है कि मैं अपने डैड की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाऊंगा, शायद मुझ में वो बात है ही नहीं। नीरा वहीं दक्ष अपनी उस कुर्सी के पास जाके बड़े ध्यान से उसे देख रहा होता है। दक्ष की आंखों में आंसू भर आए थे। नीरा समझ जाती है कि एक बाप अपने बेटे को अपनी जगह पर बैठे देख रहा है। बड़ी सी कटकाठी वाला दक्ष आज बूढ़ा दिखने लगा था। इधर घोर अंधेरे में जहाँ कुछ भी दिख पाना मुश्किल था, उस आदमी की बॉडी दिखाई पड़ती है जिसे कैलाश लड़ाई के वक्त बचा नहीं पाया था। इतनी ऊंचाई से गिरने से उसकी बॉडी के जैसे परखच्चे हो रहे थे। वो किलो वाला हथियार उसके पेट के आर पार हो चुका था। इस अंधेरे में उस मरे हुए आदमी की काया बहुत ही भयावह लग रही थी। इस जगह से दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यकीनन ये जगह ठीक उस ब्रिज के नीचे थी। उसके बावजूद यहाँ से उस ब्रिज को नहीं देखा जा सकता था। आगे थोड़ी दूर जमीन पर एक बहुत ही हल्की सी रोशनी दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी की बॉडी से निकल रही है। शायद कोई और भी वहां जमीन पे मरा हुआ पड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि कैलाश था और ये रोशनी ठीक उसी जगह से निकल रही थी जहां तक्ष ने कैलाश को पंच मारा था। उसकी जानलेवा चोट की गर्माहट अभी भी उसकी बॉडी में थी। कैलाश की बॉडी ऐसी जगह पड़ी थी जहां के अंतहीन अंधेरे में कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। तो क्या दक्ष को अपने बेटे की डेड बॉडी मिल पाएगी और नीरा के ऊपर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि कैलाश के साथ क्या हुआ? क्या यही दक्ष की उम्मीदों का अंत था? क्या तक्ष के घातक इरादों से नीरा और दक्ष का साम्राज्य बच पाएगा? कैलाश की रोमांचक कहानी में क्या होगा? अगला ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। घने काले बादलों से जरा सी भी सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आ पा रही थी। कैलाश की बॉडी से जो खून बहा था वो अब तक सूखा नहीं था और उसके पेट के बीच का हिस्सा किसी जलती हुई सिगड़ी जैसा लाल दिख रहा था। शायद इतने ऊपर से गिरने के बाद कैलाश की बॉडी की सारी हड्डियां और जॉइंट्स टूट चुके थे। पर पता कैसे चले? क्योंकि कैलाश की बेजान बॉडी उस अंधेरी शापित सी जगह पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। कैलाश मर चुका था और अब धीरे धीरे उसका जलता हुआ घाव आकार में बढ़ने लगा था। शायद समय के साथ ही कैलाश की पूरी बॉडी जलकर खाक हो जाने वाली थी। दक्ष का वो वार काफी खतरनाक था और ऐसा कर पाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। आखिर क्या चल रहा था वहां? थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उस जगह का नजारा धुंधला सा दिखने लगता है, जिसके बाद यह पता चलता है कि वहां और भी हजारों नरकंकाल पड़े थे। यह जगह लोगों को मार के फेंकने की काम आती थी। देखने से ही समझा जा सकता था कि यह जगह किसी नरक से कम नहीं थी। जब कैलाश की बॉडी का वो जलता हुआ घाव उसके सीने तक और पैर दोनों तरफ तक फैल चुका था, उसमें से काफी तेजी से धुआं भी उड़ रहा था। आसपास सैकड़ों घने पेड़ थे जिनकी ऊंचाई लगभग 150 से 200 फीट होगी और उनकी 20 मीटर फैली शाखाएं किसी छतरी की तरह इस जगह को ढके हुई थी। तभी उनमें से किसी एक शाखा में 2 लाल बिंदीनुमा लाइट्स दिखाई देती हैं। असल में वो 2 लाइट्स किसी अजीब से पक्षी की आंखें थी जो कि अब अपने बड़े बड़े पंख हिला रहा था। जैसे ही वो पक्षी अपने पंख हिलाता है उनकी चमक बढ़ जाती है, जैसे उसके सारे पंख किसी फ्लड लाइट की तरह जल उठते हैं। एक अजीब सी आवाज निकालता हुआ वो पक्षी डाल से उड़ता हुआ उस आदमी के पास जा बैठता है। उस पक्षी का आकार मरे हुए उस आदमी से कहीं बड़ा था और उससे निकल रही लाइट से उस आदमी की जख्मी बॉडी अब साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसका मुआयना करते हुए वो पक्षी एक अजीब सी आवाज निकाल रहा था।
थोड़ी देर में जब वो पक्षी अपना निरीक्षण खत्म करता है तो वो अपनी गर्दन दूर करता हुआ अपनी आवाज तेज कर देता है। ऐसा लगता है जैसे उस पक्षी के अंदर कोई आग का गोला तैयार हो रहा हो, जो कुछ ही पलों में उस पक्षी के मुंह से आग की तेज फ्लेम बनकर बाहर निकलता है और उस आदमी की बॉडी को पूरी तरह आग की लपटों से कवर कर देता है। कुछ ही समय में उस आदमी की बॉडी को पूरा जला देने के बाद उस पक्षी का ध्यान कैलाश की बॉडी पर जाता है। वो बिना समय गवाए उड़ता हुआ अब कैलाश के पास पहुंच जाता है। अब उसके अंदर की आग शांत हो चुकी थी और उसने दोबारा मुआयना करना शुरू कर दिया था। कैलाश के घाव का बढ़ता हुआ आकार, उसकी चमक ठीक उसी पक्षी की पंखों की चमक जैसी थी। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि एक धधकता हुआ गरुड़ अपने पंख फैलाए किसी छोटे से आदमी के पास खड़ा हो और वो न जाने कब उसे अपना निवाला बना ले। पर यहाँ होता कुछ और ही है। जैसे ही वो पक्षी कैलाश को पास से देखता है वो अपने पंखों को पूरा फैला लेता है। उससे निकलने वाला उजाला कई गुना बढ़ जाता है और कैलाश के ऊपर आग फेंकने के बजाय वो पक्षी अपने सिर ऊपर करके बहुत तेज आवाज निकालता है, मानो उसे अपनी आवाज बहुत दूर तक पहुंचानी थी। आसपास के पूरे इलाके में उसकी आवाज की वाइब्रेशन महसूस की जा सकती थी। यह तो निश्चित था कि वो पक्षी कैलाश को जलाने वाला नहीं था, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कैलाश का ही इंतजार कर रहा था। जब उसकी आवाज शांत होती है तो एक अजीब सी शांति पूरे इलाके में छा जाती है। धीरे धीरे उस पक्षी का आकार छोटा होने लगता है और थोड़े ही समय में उस पक्षी का साइज कैलाश की बॉडी के 10 हिस्से जितना भी नहीं रह जाता है। थोड़ी ही देर में वो पक्षी कैलाश की बॉडी के ऊपर एक ही जगह उड़ने लगता है और फिर धीरे से आगे बढ़ता हुआ कैलाश की बॉडी में समा जाता है, जिसके बाद कैलाश रिकवर होने लगता है। उसके सारे घाव भरने लगते हैं और थोड़ी ही देर में कैलाश का पूरा शरीर पहले जैसा हो जाता है। फिर कैलाश धीरे से अपनी आंखें खोलता है जो कि ठीक उस पक्षी की तरह लाल होती हैं। कैलाश जमीन से उठ के खड़ा हो जाता है। उसकी सारी चोटें तो ठीक हो चुकी थी पर कपड़ों और बॉडी पर लगा खून अभी भी वैसा ही था। कैलाश आसपास देखता है। उसके चेहरे के भाव से ऐसा लगता है कि कैलाश अपने आप को यहाँ पाकर जरा भी अचंभित नहीं था। सडनली कैलाश को अपनी आंखों के सामने एक ट्रांसलूसेंट सी डिजिटल स्क्रीन दिखाई पड़ती है। उसमें कुछ लिखा हुआ था। कैलाश ध्यान से उसे पढ़ने की कोशिश करता है। वेलकम टू योर न्यू सेल्फ, दिस इज नॉकरम, योर न्यू सॉफ्टवेयर, प्लीज चूज द लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। स्क्रीन पे सारी भाषाओं के ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं। कैलाश को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो कंफ्यूज होकर कहता है हिंदी, जिसके बाद कैलाश के कानों में एक मशीनी आवाज सुनाई देती है। हिंदी भाषा चुनने के लिए धन्यवाद, अब से हमारी बात इस भाषा में होगी। कैलाश घबरा जाता है। वो इधर उधर देखता है और दिशाहीन सा यहाँ वहाँ चलने लगता है। क्या हो रहा है? कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? सामने आओ मेरे। छुप के क्यों बात कर रहे हो? सामने आओ मेरे। कैलाश अब काफी घबराया हुआ था। वो अपने आप को देखता है। उसके सारे जख्म अब गायब हो चुके थे और उसे कहीं भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ठीक हो चुका है। मैं ठीक कैसे हो गया? क्या हुआ है मुझे? कौन सी जगह है? उसे फिर से वही मशीनी आवाज सुनाई देती है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कैलाश, मैं कहीं और नहीं तुम्हारे अंदर ही हूँ और मैं तुम्हारा काफी समय से यहाँ इंतजार कर रहा था। मेरा नाम नॉकरम है। ये समझ लो कि आज तुम्हारी लाइफ रिबूट हुई है और मैं उसका एक सॉफ्टवेयर हूँ नॉकरम। मैं यहाँ मेरे होस्ट के लिए यानी तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था। तुम्हारी जान जा चुकी थी और मुझे तुम्हें दोबारा जिंदा करने का आदेश था। मैं बस अपने आदेश का पालन कर रहा हूँ। मुझसे तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि मेरे मार्गदर्शन से तुम हर वो शक्तियां हासिल कर पाओगे जो तुम्हें एक महान योद्धा बनने में मदद करेगी। पर याद रहे, मैं कोई जिन नहीं हूँ जो तुम्हारी हर मांग को बेरोक टोक पूरा करता रहूंगा। यह नॉकरम तुम्हें रास्ता दिखाने का काम करेगा, बाकी हर कर्म तुम्हें खुद ही करना होगा। कैलाश नॉकरम की बात सुनता हुआ थोड़ा समझ रहा था, पर अभी भी उसकी जिज्ञासा का कोई अंत नहीं दिख रहा था। वो पूछ उठता है, क्या मैं मर चुका हूँ? और अगर तुम मेरे अंदर से चले गए तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी जान जा चुकी थी पर अब तुम दोबारा जीवित हो। संभव है ये बात तुमने भी सुनी होगी, बस किसी ने देखा नहीं है, तो इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा। रही बात मेरा तुम्हारी बॉडी को छोड़ने की, इसके बारे में मुझे कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये मान के चला जा सकता है कि तुम्हारे जीवन के अगले अंत तक मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर ही रहूंगा। हाँ, अगर मुझे ऑर्डर मिलते हैं तुम्हें छोड़ने के तो फिर मुझे निकलना होगा, पर उसके बाद क्या होगा इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। नॉकरम की बात सुनकर कैलाश का अगला सवाल था, कौन ऑर्डर देता है तुम्हें? तभी एक बीप की आवाज कैलाश के कानों और मस्तिष्क में गूंजती है और नॉकरम उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। फिर कैलाश अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए पूछता है, ऐसा कहा जाता है कि इस अंधी खाई से कोई भी आज तक बाहर नहीं निकल पाया है। मेरा क्या होगा? अगर मैं जिंदा भी रहा तो भी मैं मनाली कैसे पहुंचूंगा? कैलाश के सामने की डिजिटल स्क्रीन में तुरंत एक मैप सा दिखने लगता है और एक एरो ब्लिंक करती हुई उसे डायरेक्शन दिखाने लगती है। फिर नॉकरम की आवाज कैलाश के कानों में गूंजती है, ये बात सही है कि इस जगह से कोई भी वापस नहीं जा पाया है, पर उनके अंदर मेरा प्रवेश नहीं हुआ था। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, बस तुम्हें अपनी आंखों के सामने दिख रही स्क्रीन को फॉलो करना है। कैलाशा। कैलाश को नॉकरम ने कैलाशा कह के पुकारा था। वो यह शब्द सुन के अचंभित होता है। मेरा नाम कैलाशा नहीं कैलाश है और कैलाशा मुझे सिर्फ मेरे डैड कहते हैं। तुम्हारी नियति कैलाश से कैलाशा बनने की है। आगे चलकर तुम कैलाश नहीं कैलाशा के नाम से ही जाने जाओगे। कैलाश के जहन में नॉकरम की यह बात गूंजने लगती है और फिर स्क्रीन पर डायरेक्शन का कर्सर बीप के साथ तेजी से ब्लिंक करने लगता है। कैलाश अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कैलाश को अब इस अंधेरी जगह में भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इधर तक्ष की गाड़ी शहर से गुजर रही थी। वो तक्ष के गार्ड्स को कैलाश को ढूंढते हुए देखता है और हंसकर कहता है, कुछ दिन और फिर तुम सब मेरे गुलाम होंगे। वहीं दूर खड़े निकेत की नजर वहां से गुजरते तक्ष पर पड़ती है। उसके चेहरे पर संशय साफ दिखाई देता है और साथ ही एक बहुत ही अच्छे मौके का हाथ से फिसल जाने का दुख दिखाई पड़ता है। निकेत दक्ष के छोटे भाई निशांत का बेटा था, यानी रिश्ते में कैलाश और निशांत कजन थे और कैलाश की गैर हाजिरी में दक्ष का सारा कार्यभार और उसकी विरासत निकेत को ही मिलती। कैलाश के गायब हो जाने से निकेत अंदर ही अंदर खुश था। उसे लगने लगा था कि अगर कैलाश कभी वापस नहीं आया तो दक्ष की जगह उसे मिल जाएगी, जिसका सपना वो हमेशा से देखा करता था, क्योंकि उसे बचपन से यही लगता था कि कैलाश के पास दक्ष का बेटा होने के अलावा कोई भी गुण नहीं था। हर मामले में निकेत कैलाश से बेहतर था, फिर भी उसका दर्जा घर में कम ही था और यही बात निकेत को सालों से खाई जा रही थी। कई बार आमने सामने की लड़ाई में निकेत ने कैलाश को दक्ष के सामने परास्त किया था। कहीं ना कहीं दक्ष भी जानता था कि निकेत कैलाश से ज्यादा शक्तिशाली था और आज जब निकेत वहां खड़ा होकर दक्ष को जाता देख रहा था तब उसे एहसास हुआ कि भले ही कैलाश उसके रास्ते से हट जाए पर दक्ष और उसके वाघ कुल के लोग उनसे एक ना एक दिन सब कुछ छीन ही लेंगे। दक्ष बूढ़ा हो रहा था, उसकी शक्तियां भी अब कम होती नजर आ रही थी, इसलिए मौका मिलते ही वाघ कुल उन्हें डिथ्रोन करने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगा। जिसके बाद निकेत नहीं दक्ष की जगह पूरे साम्राज्य का अधिकारी बनेगा। यह बात निकेत को कतई मंजूर नहीं थी, क्योंकि जो भी हो आज उनके कुल का यानी वेद कुल का राज चल रहा था। महज वेद कुल का सदस्य होने के भी कई फायदे थे। वाघ कुल के ज्यादा शक्तिशाली बन जाने से वो सारे फायदे मान सम्मान सब कुछ चला जाने वाला था और निकेत में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो वाघ कुल से जंग करके अपने कुल का सम्मान और औहदा वापस ले सके। निकेत के मन में ये सारी बातें चल रही थी जब वो दक्ष को वहां से गुजरता हुआ देख रहा था।
उसी दौरान तक्षक भी निकेत को देख लेता है। तक्षक की डेविलिश स्माइल अभी भी उसके चेहरे पर बनी हुई थी। निकेत समझ जाता है कि कैलाश की गुमशुदगी में हो ना हो तक्षक का ही हाथ है। तक्षक की गाड़ी वहां से चली जाती है, पर निकेत बेबसा वहां खड़ा उसे देखता रह जाता है। निकेत को अब विश्वास होने लगा था कि कैलाश के गायब होने में वाकुल का ही हाथ है। तो क्या निकेत अपने मन की बात दक्ष से शेयर करेगा? अगर हाँ, तो क्या होगा दक्ष का अगला कदम? क्या वो वाकुल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकेगा, या फिर उसके पहले ही कैलाश वापस अपने पिता के सामने आ जाएगा? कैलाश की रोमांचक कहानी में क्या होगा, अगला ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। पूरी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में किसी समुद्र की मात्र एक बूंद की तरह है, और इस सोलर सिस्टम का हम पार्ट हैं। इस ब्रह्मांड में वैसे हजारों करोड़ों सोलर सिस्टम्स हैं। इस बात की जानकारी के बावजूद हम यह कहने की गलती कर बैठते हैं कि हमारी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग है। शायद यह जो भी बात कही जाती है वो हम अपने ज्ञान की सीमा में रहकर कहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि अभी इंसान का घर कहलाने वाली ये धरती पूरी संरचना का कण मात्र है, और ब्रह्मांड का हमारा ज्ञान उससे भी कम। पर अगर इसे उदाहरण के साथ समझने की कोशिश की जाए तो यह तो हम जानते हैं कि सूरज से निकली रोशनी को धरती तक पहुंचने में मात्र 8.3 मिनट का समय लगता है, और आज भी इंसान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो इस गति को कब तक पा सकेगा। पर हम ये भी जानते हैं कि ऐसे कई सौर मंडल हैं जिनकी धरती से दूरी कई हजार लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष दूर है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी चलें तो भी हमें उन सोलर सिस्टम तक पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। तो जिस यकीन से यह कहा जाता है कि हमारी धरती जैसा और कोई ग्रह नहीं है, उतने ही विश्वास से कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में धरती जैसी कई जगहें और हैं जिनकी तासीर, सीरत, वायुमंडल हूबहू धरती से मिलते हैं। और कैलाश की कहानी है ऐसे ही एक जगह की जिसको वहां रहने वाले ठीक हमारे जैसे दिखने वाले लोग धरणी कहकर पुकारते हैं। धरणी की दूरी इस धरती से लगभग 9 प्रकाश वर्ष है। अगर सरल भाषा में समझें तो सूरज की किरण को धरणी तक पहुंचने में लगभग 9 साल लगेंगे। धरणी देखने में हूबहू हमारी धरती की तरह है, और वहां रह रहे लोग भी हमारे जैसे ही हैं। धरणी में अगर कोई धरती का इंसान पहुंच जाए तो उसे पता ही ना चले कि वो धरती पर नहीं बल्कि धरती से हजारों करोड़ किलोमीटर दूर धरणी पर है। यह कहना गलत नहीं होगा कि धरणी और धरती एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। बस एक खास अंतर जो धरणी और धरती को अलग करता है वो है यहाँ के लोगों का सोशल डिवीजन। धरणी के लोग एक ही परमात्मा को सर्वोपरि मानते हैं, और वो इनके ही साथ धरणी में साक्षात रहते हैं, जिन्हें ये अनादि के नाम से जानते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी मामूली इंसान इस स्टेज तक पहुंच सकता है, पर वहां पहुंचने के लिए इंसान को 9 स्टेजेस पार करनी पड़ती है, और ऐसा कर पाना किसी आम आदमी के या फिर किसी एडवांस स्टेज वाले इंसान के बस की बात नहीं है। इन 9 स्टेजेस का नाम है मूल, तृण, कार्मिक, गुरु, सामंत, सम्राट, पूर्व, आदि और अंत में अनादि। धरणी एक ऐसी जगह थी जहां इंसान भी भगवान की तरह पूजनीय बन सकता था, पर यह काम उसके लिए एक समुद्र पी जाने के बराबर मुश्किल था। नवजात बच्चा मूल योग में जन्म लेता है। यह स्टेज सबसे छोटा और मामूली माना जाता है। इसमें इंसान के पास कोई शक्ति नहीं होती। फिर योग की प्रैक्टिस करते हुए वही बच्चा एक एक करके अपनी शक्तियां बढ़ाता हुआ एक स्टेज से दूसरी और फिर तीसरी स्टेज तक पहुंचता है। किसी भी आम आदमी के लिए इन 9 स्टेज में से 5वें स्टेज यानी गुरु योग तक पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल काम है। हजारों लाखों में से चंद ही ऐसे होते हैं जिनकी शक्तियां कार्मिक योग से आगे बढ़ पाती हैं। इसी धरणी ग्रह का बाशिंदा था कैलाश, और हमारे सारे पात्र भी धरणी में ही रहा करते थे। कैलाश ने बचपन से मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। योग कर वो हर समय यही उम्मीद करता था कि उसे उसकी मेहनत का फल मिले, पर 20 साल बाद भी कैलाश आज तक मूल योग में ही फंसा हुआ था। उसकी शक्तियों में कोई इजाफा नहीं हुआ था। अपनी नाकामयाबी से अक्सर मायूस रहने वाला कैलाश, जिसके पिता दक्ष खुद सामंत योग अवस्था में थे, उनका औहदा एक राजा जैसा था और शक्तियां असीमित। उनका ही पुत्र 20 साल बाद भी महज मूलावस्था में फंसा हो, यह बात कैलाश और उसके पिता दक्ष दोनों के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही थी। नीरा भी उससे आगे जा चुकी थी और वो तरण योग के अंतिम पड़ाव पर थी, जिसके बाद वो कार्मिक योग में एंटर कर जाएगी। दक्ष जो अंगीरा नाम के साम्राज्य पर राज करता था, वो सामंत योग के एडवांस स्टेज में था। दक्ष और उसके सगे संबंधी वेद कुल के थे। दक्ष और उसका भाई निशांत ने ही अंगीरा साम्राज्य की स्थापना की थी, पर अब उन्हें वाकुल से लगातार खतरा बना रहता था। वाकुल भी अंगीरा का एक पावरफुल और प्रभावशाली कुल माना जाता था, पर अंगीरा के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। वो दक्ष को ही अपना राजा माना करते थे, पर अंगीरा एक ऐसी जगह थी जिस पर अधिक शक्ति वाला शख्स राज करता था, और अब दक्ष के बाद उसका उत्तराधिकारी कैलाश यह संभालने के योग्य नहीं था, जिसके चलते वाकुल के उत्तराधिकारी दक्ष ने उसे बड़ी आसानी से मारकर अंधी खाई में धकेल दिया था। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, और आज कैलाश का नया जन्म या यूं कहें उसका रिबूट हो चुका था, और उस नर्क जैसी जगह से चलता हुआ कैलाश एक उथली सी नदी के पास आ पहुंचा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद कैलाश हाउस ब्रिज के पास आ पहुंचा। उसे अभी भी अपने घर का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। बस उसके सामने की स्क्रीन उसे दिशा दिखा रही थी, जिसे फॉलो करता हुआ कैलाश यहाँ तक पहुंचा था। ऊपर देखकर कैलाश खुद से कहता है, समझ नहीं आ रहा मैं घर कैसे पहुंचूंगा। तभी उसे आवाज सुनाई देती है, हमें घर पहुंचने में शाम हो जाएगी। शाम के ठीक 6:17 पर हम घर के दरवाजे पे होंगे। नौकर की आवाज सुनकर कैलाश पूछता है, मुझे घर जल्दी पहुंचना होगा। हो सकता है नीरा और डैड को मेरे गायब होने का पता चल गया हो। अगर उन्हें पता चल गया कि इसमें तक्षक का हाथ था तो फिर डैड वाकुल के साथ युद्ध छेड़ेंगे। अभी उस कंडीशन में नहीं है, मैं नहीं चाहता कि उनके साथ कुछ भी बुरा हो। कैसे भी करके मुझे जल्दी पहुंचना होगा। नौकरम कैलाश को बताता है, तुम्हारी शक्तियां किसी नवजात बच्चे जैसी है कैलाश। योग के इतने निचले स्तर पर तुम किसी भी प्रकार के कठिन काम को सिर्फ एक मामूली इंसान की तरह ही कर सकते हो, और इसी वजह से मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हें घर पहुंचने में शाम हो जाएगी। नौकरम की बात सुनकर कैलाश फिर से उदास हो जाता है और सोचता है, इस नए रिबूट का क्या मतलब? अगर मुझे पहले जैसी जिंदगी जीना पड़े फिर इस नौकरम का भी क्या फायदा? नौकरम जैसे उसकी बातें सुन रहा हो, मेरा काम तुम्हें रास्ता दिखाना है कैलाश। मैंने तुमसे पहले ही साफ कर दिया था कि मेरा काम सिर्फ एक मार्गदर्शक का है। हाँ, मेरी कुछ जरूरतें हैं, अगर तुम उन्हें पूरा करते रहोगे तो मैं तुम्हें सारी शक्तियां देने की ताकत रखता हूँ। कैलाश नौकरम की आवाज सुनकर अब डिस्टर्ब सा होने लगा था, इसलिए वो झुलाकर कहता है, पर अभी मुझे घर जल्दी पहुंचना है। बस इसके लिए तुम्हें मूल योग की तीसरी स्टेज पर पहुंचना होगा, जिसके लिए कम से कम 400 घंटों की योग क्रिया करनी होगी, और क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है इसलिए ऐसा करना समझदारी नहीं होगी। पर हाँ, एक और रास्ता है। कैलाश एक्साइटेड होता हुआ पूछता है, कौन सा रास्ता? नौकरम कैलाश को बताता है, देखो, योग के हर स्टेज के लिए सालों साल की ध्यान क्रिया की जरूरत होती है, और उनका प्रभाव भी हर बार मन मुताबिक नहीं होता है। पर अगर तुम मुझे वो ला दो जो मैं तुमसे मांगता हूँ तो वो सारी स्टेजेस मैं तुम्हें पार करा सकता हूँ। तो कैलाश मजाकिया लहजे में पूछता है, इसका मतलब मेरा अनादि बनना तय है, यानी तुम्हारी मदद से मैं भगवान बन सकता हूँ? कैलाश ने यह मजाक में कहा था। उसे पता था कि ऐसा करना नामुमकिन था, पर तभी उसे नौकरम की आवाज आती है, ठीक कहा तुमने कैलाश, मैं तुम्हें अनादि भी बना सकता हूँ। कैलाश इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। अभी भी उसे विश्वास नहीं था कि नौकरम उसे अनादि योग तक ले जा सकता है, इसलिए वो कहता है, वाह, तुम तो मजाक भी करते हो, मुझे नहीं पता था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कैलाश, मैं तुम्हें अनादि योग स्थिति में भी पहुंचा सकता हूँ।
अभी भी कैलाश को नौकरम की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। कैलाश आगे कहता है, वो सब तो ठीक है, पर अभी जल्दी पहुंचना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? नौकरम कैलाश को बताता है, उसके लिए तुम्हें तुम्हारे सामने बह रही नदी से 5 मणि की जरूरत होगी। कैलाश नदी की तरफ देखता है। कैलाश और नौकरम आपस में बात करते करते अब नदी के उस हिस्से तक पहुंच चुके थे जो काफी गहरा था। कैलाश नदी की तरफ देखता हुआ कहता है, इस नदी में मणि है? हाँ, और मुझे उसमें से 5 मणि चाहिए। अगर तुम वो ले आओ तो मैं तुम्हें मूल योग के एडवांस स्टेज में पहुंचा सकता हूँ, जिससे तुम्हारा घर जल्दी पहुंचना आसान हो जाएगा। नौकरम की बात सुनकर कैलाश की नजर नदी पर पड़ती है और वो आगे बढ़ जाता है। नदी के किनारे पहुंच के कैलाश पानी के अंदर देखने की कोशिश करता है। पानी यहाँ इतना साफ नहीं था, इसलिए उसे नदी का तल दिखाई नहीं देता। वो आगे बढ़ के नदी के अंदर जाता है। जैसे ही कैलाश के पैर नदी पर पड़ते हैं, उसे पानी में हलचल दिखती है, मानो कोई तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा हो। कैलाश एकदम चौकन्ना हो जाता है। कुछ ही मिनटों में एक मगरमच्छ जिसका मुंह कई फीट लंबा था, कैलाश को खा जाने के लिए उस पर कूद पड़ता है। कैलाश के पास समय बिल्कुल भी नहीं था। वो बिजली की गति से पीछे हटता है और जैसे तैसे अपने आप को उस विशालकाय मगर से बचाता है। इससे पहले कि वो कैलाश पर दोबारा हमला करे, कैलाश नदी से बाहर आ जाता है। उसकी सांसें फूली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसका जोर से धड़कता हुआ दिल शायद छाती से बाहर आ जाएगा। कैलाश देखता है कि मगर रुका नहीं था, वो कैलाश के पीछे ही आ रहा था। कैलाश मुड़कर वहां से भागने लगता है। कैलाश की स्पीड इतनी तेज होती है कि उस मगर जैसा भारी भरकम क्रीचर उसका पीछा नहीं कर पाता। कैलाश पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है और वो सीधा वापस उन घने जंगलों की ओर बढ़ जाता है जहां से वो आया था। मगरमच्छ वापस नदी के पानी में चला जाता है, पर कैलाश दौड़ना बंद नहीं करता। वो भागता ही रहता है। कैलाश को नौकरम की आवाज फिर से सुनाई देती है, कैलाश तुम उल्टी दिशा में जा रहे हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां हमारी मुलाकात हुई थी। नौकरम की बातों को अनसुनी करता कैलाश दौड़ता रहता है। अंधेरा वापस पहले जैसा हो जाता है और अब उसके लिए देख पाना मुश्किल हो जाता है, पर कैलाश अपनी स्पीड कम नहीं करता है। शायद उसे उस अंधेरे से अब ना तो डर लग रहा था और ना ही उसे देखने में कोई तकलीफ हो रही थी। वो आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर में कैलाश अपने आप को वहीं खड़ा पाता है जहां कुछ देर पहले वो मरा पड़ा था। वहां एक दूसरा आदमी भी मरा पड़ा था, जिसके अधजले शरीर को अब कैलाश देख रहा था। धीरे धीरे चलता हुआ कैलाश उसके पास पहुंचता है। कैलाश की धड़कनें तेजी से चल रही थी। उस आदमी की बॉडी को देख पाना किसी भी कमजोर दिल वाले का काम नहीं था। कैलाश भी थोड़ा डरा हुआ था, पर वो यहाँ उस आदमी को देखने नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए आया था। वो चीज थी वही कील वाला हथियार जिस पर अब कैलाश की नजर थी। थका हुआ पर चैतन्य कैलाश उस डेड बॉडी के पास जाता है और उस हथियार को पकड़ के बॉडी से अलग करता है, और ऐसा करते ही कैलाश वापस उस नदी की ओर भाग निकलता है। अब कैलाश के पास एक हथियार था जिससे वो उस मगरमच्छ को मारकर नदी से 5 मणि निकाल सकता था। तो क्या कैलाश उस विशाल मगर को मारकर नदी से मणि निकाल पाएगा? और क्या इसके बाद नौकरम कैलाश की मदद करेगा जल्दी घर पहुंचने में? कैलाश की रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। एक बड़े से लग्जूरियस कमरे में दक्ष अकेले एक बड़े से आसन पर बैठा मेडिटेट कर रहा था। उस कमरे में और कोई भी मौजूद नहीं था। दक्ष के चेहरे पर चिंता का भाव साफ झलक रहा था, पर फिर भी उसकी ध्यान मुद्रा बनी हुई थी। पर काफी देर के बाद जब दक्ष की आंखें खुलती है, उसकी चिंता बढ़ी हुई दिखाई देती है। दक्ष अपनी जगह से खड़ा होकर किसी सोच में डूबा चलने लगता है। धीरे धीरे वो चलता हुआ कमरे की एक बड़ी सी खिड़की के पास पहुंचता है और बाहर की ओर देखता है। खिड़की के बाहर जैसे सब नॉर्मल सा दिखाई पड़ रहा था, जैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंगिरा के राजा का बेटा गायब था। पर यह बात दक्ष भी जानता था कि कैलाश के गायब हो जाने की बात अभी चंद लोगों के ही बीच थी, उसे पब्लिक नहीं किया गया था। पर कैलाश के यूं हवा हो जाने से जो तूफान दक्ष के अंदर तैयार हो रहा था, उसे अंदर ही सीमित रखवाना अब दक्ष के लिए मुश्किल था। और इसी के चलते उस बड़ी सी खिड़की के पर्दों को अपने हाथों से पकड़कर खिड़की से उखाड़ फेंकता है, जिससे अब कमरे के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है। सूरज की तेज किरणें सीधा कमरे के अंदर पड़ रही थी और वही किरणें दक्ष के गुस्साए चेहरे पर भी पड़ रही थी। विशाल सी पर्सनैलिटी वाला दक्ष बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस दिख रहा था और ऐसे में दक्ष का सामना करने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। उस कमरे के बाहर नीरा कुछ और इंपॉर्टेंट लोगों के साथ वेट कर रही थी। उन्हें पता था कि दक्ष ध्यान में लीन था, उस वक्त उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था। और अब जबकि अंदर कमरे में इतनी तेज आवाज आ गई थी तो सब ये जान गए थे कि दक्ष अपने ध्यान से बाहर आ चुका है। काफी डिस्कशन के बाद सब तय करते हैं कि नीरा को अंदर भेजा जाए। कुछ भी हो, नीरा के साथ दक्ष हमेशा संयम के साथ बर्ताव करेंगे। डरी सहमी सी नीरा कमरे के अंदर एंटर करती है। उसकी नजर दक्ष पर पड़ती है। वो अभी भी विचारों से घिरा हुआ उस जगह ही खड़ा हुआ था। नीरा के आने से हुई आवाज दक्ष को अपनी सोच से बाहर ले आती है। दक्ष की नजर भी नीरा पर पड़ती है। अपने आप को संभालता हुआ दक्ष नीरा से कहता है, नीरा कुछ पता चला कैलाश का? डरी हुई नीरा सहम के जवाब देती है, जी गुरुजी, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, पर सारे लोग कैलाश को ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी नहीं तो थोड़े समय में उन्हें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। नीरा जानती थी कि उसका यह जवाब दक्ष के अंदर के कौतूहल को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था, पर उसके पास दक्ष से कहने के लिए और कुछ भी नहीं था। वो जिज्ञासावश पूछ बैठती है, गुरुजी आपको कुछ दिखा? यानी अभी अंगिरा में कैलाश कहाँ है, क्या आप देख पाए? दक्ष की मायूसी ही नीरा के सवाल का जवाब थी, पर फिर भी नीरा ने दक्ष के साथ बात करने के लिए ही सही ये सवाल पूछ लिया था, जिसका जवाब नीरा को पहले से ही पता था। दक्ष अपना सिर नीचा करते हुए नाम हिलाता है। सामंत योग में होने के कारण दक्ष के पास इतनी शक्ति थी कि वो इस कमरे में बैठा किसी भी शख्स की लोकेशन का सही सही पता लगा सकता था। नीरा की आंखें नीची हो जाती है। वो कहती है, आप चिंता न करें गुरुजी, हम किसी न किसी तरह कैलाश को ढूंढ लेंगे। अगर आप कहें तो क्या हम पुलिस को इस बारे में इतना कर सकते हैं? शायद कैलाश को खोज निकालने में मदद हो जाए। दक्ष नीरा की सलाह के बारे में थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, अगर कैलाश अंगिरा में होता तो मुझे उसकी लोकेशन दिख जाती नीरा, और तभी पुलिस की मदद काम आती। पर तुम्हारा कहना शायद ठीक है, ये समय अंदेशे में रहकर काम करने का नहीं है। तुम्हारे अनुसार कैलाश को तुमने बड़े दरवाजे पर छोड़ा था, जिसके बाद वो वापस भागता हुआ कहीं निकल गया था और फिर उसका मोबाइल तुम्हें रोड पर पड़ा मिला था। हो ना हो, ये सब किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। मैं नहीं चाहता था कि ये बात पूरे इलाके में फैले, लोगों के बीच इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। हम कुछ वक्त और रुक सकते हैं। अगर कैलाश का पता नहीं चलता है तो फिर पुलिस को भी इतना करना पड़ेगा। मुझे लगता है हमें निकेत के आने तक रुकना चाहिए। इस पर नीरा कहती है, जी गुरुजी, जैसा आप कहें। कैलाश की चिंता में डूबा उसका पिता राजा दक्ष कहता है, पता नहीं किस मुश्किल में फंसा होगा मेरा कैलाश। वहीं दूसरी तरफ कैलाश की पूरी बॉडी हवा में मानो उड़ रही थी और उस कील वाले हथियार को उसके दोनों हाथों में जकड़ रखा था। आसपास कैलाश के जोर से चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। कैलाश का शरीर हवा में आगे बढ़ रहा था जैसे वो उस हथियार से अब किसी पर वार करने वाला हो, और ठीक वैसा ही हुआ। कैलाश पूरी ताकत से जमीन पर आता हुआ उस बड़े से मगरमच्छ के खुले हुए मुंह पर वार करता है, जिससे मगर के कई दांत टूट जाते हैं और उस हथियार की चोट उसे पीछे धकेल देती है। पर इतना बड़ा मगर एक बार से भाग जाने वाला नहीं था। कैलाश दूसरे अटैक के लिए तैयार होता है, पर पानी बिल्कुल शांत हो चुका था। कुछ देर के लिए कैलाश सोचता है कि शायद मगर लड़ना नहीं चाहता और वो और गहरे पानी में चला गया, पर उसकी ये गलतफहमी तुरंत दूर हो जाती है। जब मगर पीछे से कैलाश पर अटैक करता है, कैलाश का पूरा सिर उस मगर के जबड़ों में होता है। कैलाश जैसे तैसे अपने आप को बचाता हुआ उस मगर को दोबारा अपने हथियार से चोट पहुंचाता है। इस बार कैलाश ने मगरमच्छ के पेट पर चोट पहुंचाई थी, जो कि पहले से कहीं ज्यादा घातक थी। मगरमच्छ की दर्द भरी चीख मानो कैलाश के कान के पर्दे ही फाड़ देती। बिना समय गवाए कैलाश लगातार उस मगरमच्छ पर कई और अटैक करता है। अब लड़ाई पानी से बाहर आ चुकी थी और दोनों में कैलाश ही था जो मगरमच्छ पर भारी पड़ रहा था।
जब अगली बार मगरमच्छ कैलाश पर अटैक करता है तब कैलाश अपने हथियार को उसे जौ में फंसा देता है। अब मगरमच्छ चाहकर भी अपना मुंह बंद नहीं कर सकता था। अब वो उस बड़ी छिपकली की तरह हो गया था जो डरावनी तो दिखती है पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। कैलाश जानता था कि छटपटाते हुए मगर को वो मोटी सी लकड़ी ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। वो चीते की स्पीड से वापस पानी में कूद जाता है और थोड़ी ही देर में नदी का पानी दोबारा शांत हो जाता है। मगरमच्छ अभी भी अपनी पूरी ताकत लगाता हुआ अपने मुंह में फंसी लकड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और वो लकड़ी भी धीरे धीरे हिलने लगी थी। कैलाश नदी की तह तक पहुंच गया था। जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे वहां सैकड़ों मणियां दिखाई देती है। कैलाश को समझ नहीं आता है कि उसे कौन सी मणि लेनी है और वो नौकरम से मणि मन पूछता है, इतनी सारी मणियों में से मैं कौन सी 5 मणियां चुनूं? समय का कांटा आगे बढ़ रहा था। कैलाश जानता था कि मगर किसी भी वक्त पानी में वापस आ जाएगा और कैलाश को मार देगा। पानी के अंदर मगर से लड़ पाना कैलाश के बस की बात नहीं थी और अब तो वो निहत्था था। नौकरम की कोई भी आवाज उसे सुनाई नहीं देती है। कैलाश को समझ नहीं आता कि नौकरम उससे अब तक बात क्यों नहीं कर रहा है। पानी में बोल पाना कैलाश के लिए तो क्या किसी भी आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। वो दोबारा मन ही मन सवाल करता है, नौकरम तुम जानते हो मेरे पास समय नहीं बचा है, कौन सी 5 मणियां लेनी है मुझे, प्लीज बताओ। उधर कील वाला वो हथियार अब टूटने को ही था। मगरमच्छ की ताकत के सामने वो टिकने नहीं वाला था। धीरे धीरे लकड़ी मुड़ती हुई दिखाई पड़ती है और कुछ ही समय में उस लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मगरमच्छ वापस पानी की तरफ भागता है। अंदर कैलाश को नौकरम का कोई भी जवाब नहीं मिला और बहते हुए पानी में भी अचानक उसे तेज मूवमेंट होने का एहसास होता है। कैलाश समझ जाता है कि मगरमच्छ पानी में वापस आ गया था। उसे अब जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। बिना समय गवाए जितने हो सके उतने मणि वो अपनी जेब में डाल लेता है और फिर तुरंत पानी की सतह पर आके एक गहरी सांस लेता है। अब 5 से कहीं ज्यादा मणियां उसके पास थी और वो काम की थी भी या नहीं ये कैलाश नहीं जानता था। उसकी नजर नदी के किनारे पर जाती है। मगरमच्छ जमीन से जा चुका था और उसका हथियार भी वहां टूटा पड़ा था। कैलाश समझ जाता है कि मगरमच्छ पानी में उतर चुका था। कैलाश की जान अभी खतरे में थी। वो जिस तट से आया था उसे छोड़कर वो दूसरे तट की तरफ तैरने लगता है। कैलाश जानता था कि किसी भी वक्त वो मगरमच्छ उसके पैरों या फिर पेट को अपने ताकतवर जबड़े के अंदर ले सकता था। कैलाश अपनी जान बचाता जैसे तैसे नदी के दूसरे तट तक पहुंचता है और पानी से बाहर आके बेसुध जमीन पर गिर पड़ता है। कैलाश की मानो पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। गहरी सांसें लेता हुआ वो बस पड़ा हुआ था। उसे डर था कि उसका पीछा करता हुआ मगर कहीं वहां तक ना आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता और थोड़ी ही देर में कैलाश को नौकरम की आवाज सुनाई देती है, शाबाश कैलाश, तुम अपनी पहली परीक्षा में पास हुए। थका हुआ कैलाश गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हारे कहने पर अपनी जान खतरे में डाल दी और जब मुझे तुम्हारी जरा सी मदद चाहिए थी तब तुम कहाँ गायब हो गए थे? अगर तुम ऐसी मदद करने वाले हो तो अभी इसी वक्त मेरे अंदर से निकल जाओ। कैलाश की बात सुनकर नौकरम हंसते हुए कैलाश से कहता है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ कैलाश, तुम्हारी मदद करने की इजाजत नहीं है मुझे। कैलाश गुस्से में वापस कहता है, किसकी इजाजत से काम करते हो तुम? और अब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। अगर मैं गलत मणि ले आया हूँ तो वापस जाने की हिम्मत अब मुझे नहीं है। ये सुनकर नौकरम कहता है, इस मणि की बात कर रहे हो कैलाश? कैलाश को नौकरम की बात समझ नहीं आती है। वो कंफ्यूज होकर कहता है, किस मणि की बात? अरे वही तो तुमने मुझे। ऐसा कहते हुए कैलाश अपनी जेब टटोलने लगता है और उसकी जेब खाली होती है। कैलाश को लगता है कि उसकी मेहनत जाया हो गई और वो निराश होकर कह उठता है, अरे वो मणि मेरी इसी जेब में थी, मैंने 5 नहीं उससे कहीं ज्यादा मणि अपनी जेब में डाली थी, पर अब लगता है वो पानी में गिर गई। ऐसा कहकर कैलाश मायूस हो जाता है पर नौकरम कैलाश से कहता है, दुखी मत हो कैलाश, वो मणि मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर ली थी, अब तुम घर जल्दी पहुंच सकते हो। कैलाश को नौकरम की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है, पर मुझे तो कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा, फिर मैं घर कैसे जल्दी पहुंच जाऊंगा? इस पर नौकरम की आवाज कहती है, तुम खुद ही देख सकते हो कैलाश, जो दिशा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तुम उस दिशा में भाग के खुद देख सकते हो। कैलाश को अब यकीन नहीं था और उसके सामने फिर से वही स्क्रीन आ जाती है और उसे डायरेक्शन दिखाने लगती है। कैलाश धीरे से आगे बढ़ता है और फिर दौड़ने लगता है। वो अपनी स्पीड पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। अब कैलाश हवा से बात करता हुआ आगे बढ़ रहा था। नौकरम ने वाकई उसकी शक्तियां बढ़ा दी थी। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या कैलाश समय रहते अपने पिता के सामने हाजिर हो पाएगा? क्या वो भविष्य में होने वाले युद्ध को रोक पाएगा? कैलाश की रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। कैलाश के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि उसे आसपास का सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। बस साफ दिख रहा था तो उसका रास्ता जो उसे घर पहुंचाने वाला था और कैलाश उस दिशा में बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था। पर अंगिरा के सभी लोग ये बात जानते थे कि जो भी उस खाई में गिरा या फिर फेंक दिया गया वो वापस लौट के कभी नहीं आ पाया। आज कैलाश उस सच को शायद झुठलाने वाला था पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कहां से लौट रहा है, बल्कि उसके मन को एक ही बात खाई जा रही थी कि अगर वो समय रहते अपने घर नहीं पहुंच पाया तो उसके पिता राजा दक्ष पूरे शहर को तहस नहस कर देंगे और वाकुल के साथ लड़ाई भी छेड़ देंगे। वो मन ही मन सोचता है, पता नहीं घर कितना दूर है और कितना वक्त लगने वाला है मुझे। तभी नौकरम की आवाज बताती है, कैलाश जिस गति से तुम चल रहे हो तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, पर तब तक तुम्हारे पिता रुक सकेंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है। कैलाश नौकरम की बातें सुनता है और अपनी स्पीड बरकरार रखता है। इधर दक्ष के कमरे में नीर आती है और कहती है, गुरुजी निकेत वापस आ गया है। दक्ष अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है और उत्सुकता से निकेत का वेट करने लगता है। उसकी उम्मीद भरी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती है और थोड़ी देर में निकेत पूरे गार्ड के साथ वापस दक्ष के सामने आ जाता है। दक्ष उन सबके बेजान चेहरों को देखता है और उसकी आखिरी आशा पे पानी फिरता दिखने लगता है। फिर भी दक्ष निकेत से पूछता है, क्या पता चला? नाकामी निकेत के चेहरे पर साफ जा रही थी और उसे छुपाने के लिए वो अपना सिर नीचे करके बस उसे नाम हिला देता है। नीरा का दिल निकेत के जवाब से बैठ सा जाता है। वो बात की गहराई तक जाना चाहती थी इसलिए वो पूछती है, पर तुम सबने शायद छान मारा और कुछ भी पता नहीं चला, कैलाश का कोई तो सुराग मिला होगा? दक्ष सिर्फ निकेत की तरफ देख रहा था। नीरा की बातों का जवाब देते हुए निकेत कहता है, तुमने सही कहा, सारे शहर का चप्पा छान लिया गया है, कैलाश का कहीं कोई पता नहीं। दक्ष अपने आप को तैयार करते हुए कहता है, निकेत मेरे निकलने की तैयारी करो, पुलिस हेडक्वार्टर चलना होगा, हमें पूरी फोर्स चाहिए, जो भी करना पड़े करो, पर कैलाश को कहीं से भी ढूंढ निकालना होगा। यह साम्राज्य बिना वारिस के ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा। दक्ष के ऑर्डर पे जनरली तुरंत एक्शन में आ जाने वाला निकेत वहीं खड़ा हुआ था। इसे देखकर दक्ष का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। निकेत दक्ष से नजर नहीं मिला पा रहा था। दक्ष अपनी भरी आवाज में निकेत को डांटते हुए कहता है, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं पड़ती निकेत? मेरे ऑर्डर्स की अवहेलना करने की कोशिश कर रहे हो? डरा हुआ निकेत तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना सिर झुका के कहता है, महाराज मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, पर कुछ है जो मुझे लगता है आपको जानना जरूरी है। दक्ष कहता है, जो भी है खड़े होकर कहो। निकेत आदेश अनुसार अपने पैरों पर वापस खड़ा होते हुए कहता है, जी मैंने वाकुल के उत्तराधिकारी तक्ष को देखा था। वो मुझे मार्केट के पास अपनी गाड़ी से जाता हुआ दिखा था। उसने भी मुझे गार्ड के साथ देखा था और उसके चेहरे पर मुझे अजीब सी हंसी दिखाई थी, मानो वो जानता था कि हम वहां किस काम के लिए आए थे। निकेत की बात नीरा को बहुत ही ज्यादा नर्वस कर देती है और वो कह उठती है, कि मैं तुम्हारा डाउट भी हो सकता है, उसकी अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कैलाश के साथ कुछ करने की सोचे। निकेत नीरा की बातें खत्म होते ही दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं महाराज मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा डाउट गलत हो और इस पूरे मामले में तक्ष का कोई हाथ ना हो, पर बार बार मेरे सामने उसका वो स्माइल करता हुआ चेहरा आ रहा है।
रही बात उसकी हिम्मत की, तो वो आजकल अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ काफी देखा जा रहा है। उसे अपनी अर्जित की हुई शक्ति पर बहुत गुमान है। कई बार उसे कमजोर और निहत्थे लोगों पर अपनी ताकत की आजमाइश करते पाया गया है। वाघ कुल का होने की वजह से उसके खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करता। नीरा को उस दिन का वाकया याद आ जाता है जिस दिन तक्ष ने कैलाश के साथ मारपीट की थी। कैलाश ने नीरा से वादा लिया था कि जो कुछ भी हुआ वो उसके पिता से नहीं कहेगी। वो नहीं चाहता था कि उसके और उसके किसी भी स्ट्रगल के बीच दक्ष आए। वो चाहता था कि हर जीत उसकी और हर हार भी उसी की हो। नीरा को निकेत की कई हुई बातों पर अब धीरे धीरे विश्वास होने लगता है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस बात के लिए जिम्मेदार मान रही थी। अगर उसने उस दिन कैलाश की बात ना मानते हुए दक्ष को सब कुछ बता दिया होता तो आज यह नौबत शायद नहीं आती। दक्ष नीरा को रोते हुए देखता है और उसे कहता है, यह रोने का वक्त नहीं है नीरा, अपने आप को मजबूत रखो। नीरा रोती हुई कहती है, गुरुजी ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन मैं कैलाश की बात ना मानकर आपसे वो बात नहीं छुपाती तो आज का ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। दक्ष नीरा की बात समझ नहीं पाता है और वो पूछता है, किस बारे में बात कर रही हो नीरा? कौन सी बात छुपाई है तुम्हें? रोती हुई नीरा आगे कहती है, आज से कुछ वक्त पहले की बात है। तक्ष ने मुझे अपने साथ होने का ऑफर दिया था। उसका ये कहना था कि कुछ ही समय में तक्ष और उसके कुल के लोग ही अंगिरा के शासक बन जाएंगे। और उसने ये भी कहा था कि आपकी शक्तियों की कुछ ही समय में वो बराबरी कर लेगा। और उसके दादाजी वैसे भी आपसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। वो लोग आपसे आपका सिंहासन छीनना चाहते हैं। नीरा की बातें दक्ष के गुस्से को बढ़ा चुकी थी, पर नीरा उस दिन का सारा ब्यौरा दे देना चाहती थी। वो आगे कहती है, गुरुजी कम शक्ति होने के बावजूद कैलाश ने उस दिन उस क्रूर तक्ष से लोहा लिया था। मुझे उसके चंगुल से बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी, जिसके बाद तक्ष ने कैलाश को बहुत। ऐसा कहते हुए नीरा अपने आप को रोक नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। दक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। नीरा के रोने को एक तरह से नजरअंदाज करते हुए वो कहता है, कैलाश मेरा इकलौता उत्तराधिकारी है जिसे हटा के वो लोग मेरी जगह लेना चाहते हैं। मेरे बेटे को छूने की जरूरत की है उस लड़के ने। आज उसका अंत मेरे ही हाथ होगा। कैलाश के साथ जो भी उसने किया उसकी सजा सिर्फ मौत है और उसको उसकी मौत का सामना आज ही करना होगा। दक्ष का गुस्सा देकर सब आने वाले समय को लेकर डरे हुए दिख रहे थे, पर उनके कुछ भी सोचने, बोलने या करने से अब कुछ नहीं होने वाला था। दक्ष आगे बढ़ चुका था और अब उसे रोक पाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सभी अपने राजा को फॉलो करते हुए कमरे से बाहर जाने लगते हैं। नीरा अभी भी जमीन पर ही बैठी थी, रोती बिलखती वो अपने आप को संभाल ही रही थी कि निकेत जरा सा समय चुराता हुआ उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने आज क्या कर दिया है? हम सब जानते हैं कि वाघ कुल का सामना कर पाना अभी हमारे बस में नहीं है। अगर महाराज ने ये युद्ध छेड़ दिया तो हमारी हार पक्की है और उस हार का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम और तुम्हारी नासमझी होगी। मुझे लगता ही था कि वेद कुल के सर्वनाश का कारण तुम और मेरा वो नाकाबिल भाई कैलाश होंगे और बदकिस्मती से वो दिन आ गया है। निकेत की बातें नीरा के दिल को बहुत ठेस पहुंचाती है, पर वो कुछ भी बोल पाने की सिचुएशन में नहीं थी और कुछ हद तक निकेत ने जो भी कहा था वो सच ही था। आज अगर बूढ़ा दक्ष ना हो तो वेद कुल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली वाघ कुल था। पर अंगिरा में रह रहे लोग वाघ कुल को पसंद नहीं करते थे और यही वजह थी कि आज भी दक्ष को ही लोग अपना राजा माना करते थे। पर पूरे शहर में दबी आवाज में ये बात भी कही जा रही थी कि तक्ष के दादाजी, जिन्हें सब वरद के नाम से जानते थे, वो सालों से अंगिरा के घने जंगलों में तपस्या कर रहे थे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वरद अपनी सालों की तपस्या करके घर वापस आ चुके थे और अब उनकी टक्कर का योद्धा पूरे अंगिरा साम्राज्य में कोई भी नहीं था। दक्ष भी नहीं, पर दक्ष था कि उसे उसके बेटे के अलावा अब और कुछ नहीं दिख रहा था। महल से बाहर आ चुका दक्ष तुरंत गाड़ी में बैठता है। दक्ष के बैठते ही उसकी बड़ी सी गाड़ी के पहिए फुल पावर से उसके करते हुए घूमने लगते हैं और मिनटों में किसी तीर की तरह वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। गाड़ियों का लंबा सा काफिला अपने राजा दक्ष के पीछे पीछे चलने लगता है। राजा दक्ष का बाहर निकलना कोई आम बात नहीं थी और जब राजा पूरे लश्कर के साथ निकला हो तो वहां के बाशिंदों को समझ आ जाता है कि जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है जो राजा जी आज बाहर निकले हैं। सभी वहां खड़े खड़े बस एक टक दक्ष को जाता हुआ देखते हैं। अपनी कार के अंदर बैठा दक्ष आज तय कर चुका था कि वो आज वाघ कुल को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा, जिसके लिए आज उसकी एक छोटी पर बहुत ही काबिल आदमी उसके साथ थी। पीछे ही चल रही कंट्रोल व्हीकल से सारी रोड्स बंद करा दी गई थी और दक्ष की गाड़ी फुल स्पीड से बड़े दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। इधर नीरा को समझ आता है कि वो कमरे में अकेली है और सभी वहां से जा चुके थे। नीरा अपने आप को संभालती हुई खड़ी होती है। वो जानती थी कि उसके सच बयां कर देने के बाद अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता था और युद्ध का अंजाम चाहे जो भी हो वो अपने आप को पीछे नहीं देखना चाहती थी। उसके पैर अपने आप ही दौड़ते हुए महल के बाहर की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ ही समय में नीरा अपने स्कूटर से काफिले के पीछे पीछे चल देती है। नीरा के मन में अब किसी बात का मलाल नहीं दिखाई दे रहा था। सड़कों से तेजी से गुजरते हुए वो किसी फाइटर की तरह दिख रही थी जिसे अब अपनी आंखों के आगे होने वाला युद्ध दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय में नीरा दक्ष के काफिले की बराबरी में आ जाती है और पूरा काफिला बड़े दरवाजे के पास होता है। दक्ष की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी जिसके लिए अब दरवाजे खोले जा रहे थे। अगर वो गेट्स ना खोले जाते तो यकीनन दक्ष बिना रुके उन गेट्स को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता और जैसे ही गाड़ी दरवाजे के पास आती है लाइट की रफ्तार से कुछ उनकी तरफ आता दिखाई देता है। दक्ष की गाड़ी को उनका ड्राइवर पूरी ताकत से ब्रेक लगाता है और उसके साथ पीछे चल रही सारी गाड़ियां एक एक करके रुकती हैं। दक्ष गाड़ी के अंदर से ही देखने की कोशिश करता है क्योंकि रास्ते में इतनी तेजी से क्या चीज आ गई थी। काफिले के ऐसे अचानक रुकने से धूल का गुबार हवा में छा जाता है और वहां कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। दक्ष अपनी गाड़ी से उतरता हुआ सामने देखने की कोशिश करता है। अभी भी उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। धूल के बादल छटते हैं और दक्ष के सामने खड़ा होता है उसका बेटा, उसका उत्तराधिकारी कैलाश, जिसकी सांसें फूली हुई थी और वो किसी थके हुए घोड़े की तरह अपनी आंखें खोले रखने की कोशिश कर रहा था। अब इसके आगे कैलाश में कौन से दिलचस्प मोड़ आते हैं जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। कैलाश अपने पिता दक्ष के ठीक सामने खड़ा था। उसकी सांसें अभी भी तेज और गहरी थी। थका सा दिख रहा कैलाश दक्ष की तरफ देख रहा था। उसे तसल्ली थी कि उसने ऐन मौके पर अपने पिता के काफिले को रोक लिया था। कई किलोमीटर भागने के कारण कैलाश की थकान साफ दिख रही थी। अपने धुंधले विजन से वो दक्ष और उसकी फौज को सामने खड़ा देख पा रहा था। नीरा वहां पहुंच चुकी थी और उसने भी कैलाश को दरवाजे पर खड़ा देख लिया था। दक्ष और नीरा की खुशी की कोई भी सीमा नहीं थी। दक्ष के कदम जल्दी जल्दी अपने बेटे की तरफ बढ़ने लगते हैं। नीरा भी दक्ष के पीछे पीछे कैलाश की तरफ भागती है। उसकी आंखें अभी नम थी पर इस बार उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी और खुशी के आंसू। गाड़ी से उतरने वाला अगला आदमी निकेत है। उसकी गाड़ी काफिले के पीछे वाले हिस्से में थी और उसे आगे आने में समय लग जाता है। अभी भी उसे दरवाजे पर खड़ा कैलाश दिखा नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि काफिला रुका क्यों। दक्ष ठीक अपने बेटे कैलाश के सामने खड़ा हुआ था। पूरी तरह थकान से चूर कैलाश जब अपने डैड को सामने पाता है तो बिना कुछ कहे ही उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो अपने पिता की चौड़ी सी छाती के सहारे लगभग बेहोश होकर गिरने लगता है। दक्ष अपने बेटे को सहारा देता है और उसे अपने गले लगा लेता है। अनायास ही दक्ष के मुंह से निकल जाता है, कैलाशा। कैलाश की हालत देख के दक्ष के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी पर वो अपने बेटे को दोबारा गले लगा के बेहद खुश था। अब तक निकेत भी आगे आ चुका था और उसने भी कैलाश को देख लिया था। एक तरफ उसे खुशी थी कि एक युद्ध टल गया था और उनके साम्राज्य को कुछ और वक्त मिल गया था। कैलाश के आ जाने से अब दक्ष का गुस्सा भी शांत हो चुका था और उसका पूरा ध्यान अब कैलाश की सलामती पर था। पर कैलाश की वापसी किसी न किसी तरीके से निकेत के लिए कोई खास खुशी लेकर नहीं आई थी। अंगिरा साम्राज्य के निकट भविष्य में दक्ष की जगह निकेत खुद अपने आप को देखा करता था पर उसे पता था कि कैलाश के रहते उसे वो जगह नहीं मिल पाएगी, फिर चाहे वो कैलाश से ज्यादा काबिल क्यों न हो। निकेत देखता है दक्ष कैलाश को अपने हाथों से उठाकर वापस गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। निकेत को देखते ही दक्ष उससे कहता है, शमन को कोठी आने के लिए कहा जाए, कहो उनकी वहां सख्त जरूरत है।
निकेत एक वफादार सैनिक की तरफ तुरंत आदेश का पालन करता हुआ वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में दक्ष का काफिला वापस महल की ओर बढ़ जाता है। कैलाश को उसके ही कमरे में सुला दिया गया था और सभी उसके पास ही खड़े हुए थे। दक्ष कैलाश के सिरहाने बैठा उसके बालों को प्यार से सहला रहा था। वो काफी इमोशनल हो गया था। उसकी नजरें ऊपर उठती है और वो नीला की तरफ देखता है। वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए खुशी से मुस्कुराते हैं, मानो आपस में कह रहे हो कि कैलाश वापस उनकी जिंदगी में आ गया है, जिसके लिए वो दोनों बहुत खुश हैं। थोड़ी ही देर बाद निकेत शमन को लेकर वहां पहुंच जाता है। अंगिरा में राज परिवार के पास एक खास डॉक्टर होता है जिसे वो लोग शमन कहकर पुकारते हैं। शमन अंदर आते ही दक्ष के सामने झुककर अपने राजा का अभिवादन करता है। शमन उम्र में किसी 80 या 90 साल के बूढ़े की तरह दिख रहा था, पर उसकी बॉडी किसी जवान आदमी के जैसी गठी थी और उसकी असल उम्र 80 या 90 से कहीं ज्यादा थी, जिसका सही आकलन कर पाना किसी के बस का नहीं था। लोग कहते थे कि वेद कुल के शमन की उम्र 300 साल से भी ज्यादा थी। शमन की उम्र जो भी हो, उनकी फुर्ती लाजवाब थी। उनके कमरे में दाखिल होते ही सभी वहां आदर से खड़े हो जाते हैं और शमन सीधा दक्ष के सामने झुकने के बाद कैलाश की तरफ देखते हैं। उनकी आंखें कैलाश को देखते ही कुछ डाउटफुल सी दिखने लगती हैं और धीरे धीरे वो कैलाश की तरफ बढ़ने लगते हैं। शमन का चिंतित सा चेहरा देख दक्ष पूछ बैठता है, क्या बात है शमन, सब ठीक तो है ना? जैसे दक्ष की कही बात शमन के कानों तक पहुंची ही ना हो, शमन अब बेड पर बैठकर कैलाश की नाड़ी चेक कर रहा होता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। दक्ष और नीरा एक दूसरे को चिंता भरी निगाहों से देखते हैं, यह सोचते हुए कि कहीं कैलाश को कोई खतरा तो नहीं है। सभी एंटिसिपेशन में शमन को ही देख रहे थे। पता नहीं उन्हें क्या देख लिया था और अब क्या कहने वाले थे। थोड़ी देर बाद शमन अपनी आंखें खोलते हैं और उनके चेहरे में जो आश्चर्य था वो किसी से छुपा नहीं था। दक्ष इंपेशेंट हो चुका था और अब उससे रहा नहीं जाता। क्या बात है शमन, सब ठीक तो है ना? कैलाश को हुआ क्या है? शमन अब मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है। दक्ष कहता है, पर आपका चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। देखिए शमन, कुछ समय पहले ही मुझे लग रहा था कि शायद मेरा बेटा इस धरनी में नहीं रहा। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि वो बेटा जिसे मैं खो चुका था मेरे सामने है, पर उसकी ऐसी हालत देख के मेरा मन बैठा जा रहा है। आप साफ साफ बताइए, कैलाश को हुआ क्या है? शमन शांत मन से दक्ष के सवाल का जवाब देता है। दक्ष, कैलाश का शरीर थका हुआ है, इसलिए वो बेसुध हुआ सो रहा है। बेहोश नहीं आपका बेटा, और कुछ समय में ये नींद से जाग जाएगा। उसकी नाड़ी भी शांत हो रही है। कहते कहते शमन वापस अपने ख्यालों में खो जाता है और अपनी बात बीच में ही रोक देता है। दक्ष और नीरा जो शमन की बात सुन रहे थे अचानक उसे शांत होता देख कंफ्यूज हो जाते हैं। दक्ष शमन से कहता है, शमन शमन। शमन दक्ष की कही बात सुन नहीं रहा था। दक्ष ऊंची आवाज में फिर से उसे पुकारता है, शमन। अंत में दक्ष की आवाज जब खोए हुए शमन के कानों में जाती है तो वो कह उठता है, जी महाराज, माफ करना, मैं कुछ सोच रहा था। शमन कमरे में भरी भीड़ को देखता है और फिर दक्ष से कहता है, दक्ष, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी थी। दक्ष कुछ समझ नहीं पाता है कि शमन को भला अकेले में उससे क्या बात करनी थी, पर शमन की रिक्वेस्ट को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। वो शमन से कहता है, आइए दूसरे कमरे में चलते हैं। और ऐसा कहकर दक्ष शमन के साथ कमरे से बाहर चला जाता है। नीरा के साथ वहां खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो शमन सबके सामने दक्ष से नहीं कर पा रहा था। दक्ष शमन को दूसरे कमरे में लाता है। यहाँ वो दोनों अकेले ही थे। शमन से दक्ष पूछता है, ऐसी क्या बात है जो आप सबके सामने नहीं करना चाहते थे? शमन दक्ष को कुछ भी बताने से पहले एक सवाल करता है, महाराज, आपके बेटे के बारे में कोई भी बात किसी से छुपी नहीं है, सब जानते हैं, और जहां तक मुझे याद है कैलाश आज भी मूल योग के पहले चरण में ही था। शमन की बातें सच थी, पर दक्ष के लिए ऐसी बातें अपने बेटे के लिए सुनना किसी बुरे अनुभव के जैसा ही था। वो शमन से कहता है, जी आपने ठीक कहा, पर ऐसा नहीं है कि मेरे बेटे ने प्रयास नहीं किया था। उसके जितना मेहनत करने वाला निडर इंसान मैंने नहीं देखा। पता नहीं नियति में क्या लिखा है, पर आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? शमन कहता है, मुझे भी कैलाश के बारे में यही जानकारी थी, पर आज जब मैंने उसे चेक किया तो मैंने पाया कि उसके शरीर का ताप और तेज किसी एडवांस लेवल के कार्मिक योगी के जितना था। दक्ष शमन की बातें सुनकर शॉक था। उसे उसके शब्दों पे विश्वास ही नहीं होता है। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो कैलाश एक मामूली इंसान ही था। आपने जो कहा कैलाश का पिता होने के नाते मेरे लिए तो उससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती, पर कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हुई है? शमन कहता है, मैं अपने तजुर्बे से ही कह रहा हूँ महाराज, कैलाश की बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन में कल और आज जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। मुझे पता नहीं ये कैसे संभव है, पर यही सच है। किसी इंसान का मूल योग के पहले चरण से सीधा कार्मिक योग में छलांग लगा लेना मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं देखा। किसी को देख के ही उसकी योग शक्तियों का अंदाजा लगा लेना मेरे लिए बड़ी बात नहीं, और फिर कैलाश को तो मैंने पूरी तरह चेक किया है। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे। उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती थी कि कैलाश की शक्तियां अचानक बढ़ गई थी, पर यकीनन इस बात पर प्रत्यक्ष देखने के बाद ही विश्वास किया जा सकता था। महज शमन का ऐसा कह देना ही काफी नहीं था। शमन दक्ष से पूछता है, अचानक ऐसा क्या हुआ महाराज जो कैलाश के अंदर ऐसे बदलाव आ गए? क्या कोई ऐसी बात हुई थी जो आपको असाधारण लग रही हो? दक्ष शमन को बताता है, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई थी शमन। कैलाश तो 2 दिनों से बाहर था। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो किसी इंटरव्यू के लिए दूसरे बड़े शहर गया था। पता नहीं आजकल उसे जॉब करने की जिद क्यों छाई हुई है, और फिर उसे आज सुबह घर पहुंचना था, पर उसका आना शाम तक हुआ। हो ना हो इस दौरान ही कुछ हुआ है, क्योंकि नीरा ने उसे सुबह स्टेशन से लाकर ठीक बड़े दरवाजे पर ड्रॉप किया था, जिसके बाद अचानक न जाने वो कहां गायब हो गया था। शमन कहता है, महाराज दक्ष, हो ना हो कैलाश के साथ इसी दौरान कुछ घटना घटित हुई है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दक्ष सोच में पड़ जाता है और सोचता हुआ शमन से कहता है, शायद आप सही कह रहे हैं, पर कैलाश हर बात मुझे बताता कहां है? अपने ही मन की करने वाला है मेरा बेटा। इधर कैलाश अपने बेड पर ही लेटा हुआ था। धीरे से उसकी आंखें खुलती है और उसे नीरा वहां खड़ी दिखती है। नीरा भी कैलाश को नींद से जागते देख लेती है। वो आसपास आते हुए पूछती है, कैलाश कैलाश तुम ठीक तो हो ना? कहां चले गए थे तुम? पता भी है यहाँ क्या होने वाला था? कैलाश की थकान अभी पूरी तरह गई नहीं थी। अपनी थकी सी आवाज में कैलाश कहता है, पर हुआ तो नहीं ना। अब कैलाश को नौकरम की आवाज सुनाई देती है, कैलाश तुम सही सलामत और वक्त रहते घर पहुंच गए। उम्मीद है अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया होगा। यह पहली बार था जब कैलाश को नौकरम ने किसी और के सामने कुछ कहा था। थोड़े समय के लिए तो कैलाश को वो सब किसी बुरे सपने के जैसा ही लग रहा था, पर नौकरम की आवाज ने फिर कैलाश की वो सारी याद ताजा कर दी थी। कैलाश देखता है नीरा अभी भी उसे देख रही थी। कैलाश नीरा से पूछता है, नीरा तुम्हें कुछ सुनाई दिया? किसी की आवाज? नीरा कंफ्यूज सा चेहरा लिए कहती है, नहीं कैलाश, क्या तुमने मुझसे पूछा? नौकरम की बात सिर्फ कैलाश ही सुन सकता था और फिर से उसे नौकरम की आवाज सुनाई देती है, कैलाश मैं तुम्हारे अंदर हूं और सिर्फ तुमसे बात कर सकता हूं। मेरी आवाज तुम्हारे लिए ही है, बस किसी और के लिए नहीं। कैलाश ही था जो नौकरम की आवाज सुन सकता था। नीरा उससे पूछती है, कैलाश क्या हुआ, किस आवाज की बात कर रहे हो? क्या जवाब देगा कैलाश नीरा के सवाल का? क्या वह उसे नौकरम के बारे में बताएगा या फिर अपने अंदर उस सच को दफनाए रखेगा? कैलाश की रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।
नीरा की आवाज कैलाश के कानों में जा तो रही थी, पर उसका ध्यान अचानक कहीं और जा चुका था। वो कई साल पहले अपने बचपन के उस वाक्य को याद कर रहा था जब वो स्कूल में नीरा के ही साथ पढ़ा करता था। राजा का बेटा होने के कारण स्कूल में कैलाश के साथ कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था और उसकी साधारण सी शक्तियों की वजह से उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। वहीं उसी स्कूल में पढ़ने वाले निकेत का स्टूडेंट्स के बीच काफी दबदबा था। बचपन से ही निकेत की शक्तियां दिखने लगी थी, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ रहे बच्चे छोटे या बड़े सभी निकेत से दूरी बनाए रखने में अपनी भलाई समझते थे। एक बार कैलाश के साथ उसकी ही क्लास के कुछ बच्चे छेड़खानी कर उसे परेशान कर रहे थे। उनकी गिनती काफी थी और कैलाश अकेला उनका सामना करने की कोशिश कर रहा था, पर उन सबके सामने कैलाश, जिसकी उम्र उस समय महज 12 या 13 साल होगी, एक बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ था। दौड़ती हुई नीरा वहां आती है और कैलाश को मार रहे उन बच्चों से भिड़ जाती है, पर नीरा की मदद से भी कोई फायदा नहीं होता है। वो बच्चे नीरा के ऊपर भी हाथ उठाते हैं और उसे अपने झुंड से दूर फेंक देते हैं। अपने आप को बेबस पाकर नीरा भागते हुए निकेत के पास जाती है। निकेत अपने कुछ दोस्तों के साथ अपनी फाइटिंग स्किल्स का शो ऑफ कर रहा होता है। नीरा वहां पहुंचते ही निकेत से हाफते हुए कहती है, निकेत निकेत तुम मेरे साथ जल्दी चलो प्लीज, वो कैलाश के क्लासमेट। नीरा की सांस फूल जाती है और वो आगे कुछ कह नहीं पाती। निकेत का घमंड उस वक्त से ही 7वें आसमान तक जा चुका था। वो अपने दोस्तों के सामने दिखावा करते हुए कहता है, क्या हो गया? एक मिनट रुको, लेट मी गेस, फिर से कैलाश को कुछ लड़के मार रहे हैं और मुझे उसे बचाना पड़ेगा, राइट? कैलाश और निकेत की उम्र में 2-3 साल का अंतर था और निकेत कैलाश की उम्र में छोटा था। नीरा के पास निकेत की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो उससे रिक्वेस्ट करती है, कैलाश की कोई गलती नहीं है, वो लोग उसे बिना कारण परेशान कर रहे थे, प्लीज निकेत, वो तुम्हारा भाई है। निकेत कहता है, भाई नहीं, मेरा बड़ा भाई और वो भी कजन, हम सिर्फ एक कुल के हैं और कुछ नहीं। निकेत की बातें नीरा को क्रोधित कर देती है और वो गुस्से में कहती है, ठीक है, यही बात तुम गुरुजी से भी कह देना, क्योंकि अगर तुमने अभी चल के कैलाश को नहीं बताया तो मैं तुम्हारी ये बात उन्हें बता दूंगी, फिर जो भी सफाई देनी है देते रहना। ऐसा कहकर नीरा गुस्से में वहां से जाने लगती है। निकेत को समझ आता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो तुरंत अपने दोस्तों को छोड़ नीरा के पीछे भागता है और कहता है, अच्छा चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, देखते हैं क्या हो रहा है, और ये मत समझना कि तुम्हारी धमकी से डर के मैं ये काम कर रहा हूं। बाहर आते ही दोनों पाते हैं कि कैलाश अभी भी उन सभी बच्चों का शिकार बना हुआ था। वहां बच्चों की भीड़ और बढ़ गई थी, जिसके बीच से रास्ता बनाते हुए नीरा जैसे तैसे कैलाश के पास आती है और उसे देखते ही सहम सी जाती है। कैलाश के चेहरे और बॉडी में कई जगह चोट लगी हुई थी, पर उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। कैलाश अभी भी उन लड़कों से लड़ रहा था। फिर जैसे निकेत के आते ही पूरा वातावरण ही बदल गया हो। सभी लड़के जो वहां खड़े होकर सिर्फ चिल्ला रहे थे शांत हो जाते हैं। सबके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। आवाजें एकदम शांत हो जाने से कैलाश के साथ फाइट कर रहे लड़के भी रुक जाते हैं और उन सबकी नजर निकेत पर पड़ती है। अब बाजी पलट चुकी थी। वो सारे लड़के निकेत से साइज और उम्र दोनों में बड़े थे, फिर भी उसे देखते ही वो सब वहां से भाग निकलते हैं। उन्हें भागता देख नीरा निकेत से कहती है, निकेत देख क्या रहे हो, पकड़ो उन्हें, सजा दो, कैलाश के साथ उन्हें जो भी किया है उसे लिए। निकेत वहां जैसे सबसे इंटेलिजेंट हो, वो कहता है, जब दुश्मन तुम्हें देख के भाग जाए तो उसे लड़ाई के लिए मजबूर करना बेवकूफी है और बुज़दिली भी। कैलाश की तरफ इशारा करते हुए निकेत कहता है, जाओ, मैंने तुम्हारे दोस्त को बचा लिया है, यही तो चाहती थी ना तुम। निकेत के आ जाने से वहां खड़े सारे बच्चे डर से जा चुके थे। कैलाश ने निकेत की बात सुनी थी। वो निकेत से कहता है, अपनी ताकत का सिर्फ दिखावा करना, पर वक्त आने पर उसे आजमाने से बचना भी एक तरह से बुज़दिली होती है। निकेत को कैलाश ने सीधे डर को कह दिया था। यह निकेत से सुना नहीं जाता है। वो आगे बढ़ के कैलाश के पेट में एक जोर का घूसा मारता है। कैलाश दर्द के मारे कराहता हुआ जमीन पर गिर जाता है। नीरा पैनिक करते हुए चिल्ला के कहती है, निकेत, और भागती हुई कैलाश के पास चली जाती है। नीरा की बात अनसुनी करते हुए निकेत के चेहरे पे एक शैतानी हंसी दिखाई देती है और वो कैलाश से कहता है, बुज़दिल कौन है और ताकतवर कौन, साफ है भैया। और ऐसा कहकर निकेत वहां से चला जाता है। आज उस इंसिडेंट के इतने सालों बाद भी कुछ खास बदलाव नहीं आया था। निकेत के दिल में कैलाश के लिए जलन जरा भी कम नहीं हुई थी, बल्कि उसमें इजाफा हुआ था और समय के साथ उसकी हिम्मत भी बढ़ गई थी। निकेत कैलाश को बेइज्जत या नीचा दिखाने का कोई भी मौका जाने नहीं देता था और महल के अंदर ही आजकल वो अपने करीबियों के बीच अंगीरा के सही उत्तराधिकारी होने का दावा भी करने लगा था। आज कैलाश की वापसी से निकेत जरा भी खुश नहीं था। वो अपने कुछ शागिर्दों के साथ खड़ा बात करता कहता है, कुछ भी हो जाए, महाराज अपने बेटे के प्यार में अंधे हो गए हैं। वो जानते हैं कि कैलाश किसी भी एंगल से अंगीरा पे राज नहीं कर सकता। वो उस लायक है ही नहीं, पर सिर्फ दक्ष का बेटा होने के कारण उसे बिना अपने आप को प्रूव करे उस सिंहासन पर बैठने का हक मिलेगा, जिसका असली हकदार मैं हूं। जी तो चाहता है कि। ऐसा कहते हुए निकेत अपने दांत पीसते हुए रह जाता है। उसके साथ खड़े दोस्तों में से एक कहता है, कोई बात नहीं निकेत, कुछ सालों की बात है, तुम अपनी शक्तियां बढ़ाने में ध्यान लगाओ और धन की तो तुम्हारे पास कोई भी कमी नहीं है। जितना पैसा, मणि और कीमती धातुएं तुम्हारे पास है, खुद महाराज के पास भी नहीं। एक हिसाब से तुम अंगीरा के सबसे रईस आदमी हो। जब भी कैलाश को अंगीरा की भागदौड़ मिलेगी, उसके बाद दूसरे सबसे ताकतवर इंसान तुम ही होंगे और दूसरा कब पहला हो जाए कोई बता सकता है क्या? निकेत के दोस्त की कही इस बात का इशारा किस तरफ था निकेत अच्छी तरह जानता था। वो अपने उस दोस्त की तरफ देखता है जो चालाकी भरे अंदाज में मुस्कुरा रहा था। निकेत भी उसे देख के अपना सर हिलाता है, जैसे वो भी उस वक्त का ही वेट कर रहा हो। पर वो सब इस बात से अनजान थे कि उसके राजा सामंत योग के धनी दक्ष उनकी हर सोच, हर इच्छाओं पर बारीकी से नजर रखे थे। दक्ष बहुत अच्छे से जानता था कि उसके भाई का बेटा निकेत कैलाश को लेकर क्या सोचता था। आज भी दक्ष निकेत से कहीं शक्तिशाली था और किसी भी वक्त कैलाश के लिए खतरा बन रहे निकेत को वो मार सकता था। पर हर राजा की सोच एक जैसी नहीं होती और समझदार राजा अपने किसी भी ताकतवर सिपाही या मंत्री को सिर्फ इसलिए नहीं मार देते क्योंकि उन्हें उनसे खतरा महसूस हो रहा है, बल्कि उसके साथ रहकर वो उन्हें अपने प्यादों की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ठीक वैसा दक्ष निकेत के साथ कर रहा था। दक्ष ये भी जानता था कि नाकाबिल राजा ज्यादा समय तक अपना साम्राज्य नहीं संभाल सकता और अगर कैलाश में काबिलियत नहीं होगी तो उसके सामने एक निकेत नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे निकेत खतरा बनकर खड़े हो जाएंगे। पर आज शमन की कही बात ढलते सूरज के मिजाज वाले उस राजा दक्ष को उम्मीदों भरी सुबह की नई किरण जैसी लग रही थी। उसे फिर लगने लगा था कि हो ना हो आखिरकार उसका बेटा शायद उस लायक हो जाए जो कि ताकत के बल पे उसकी जगह ले सके। पर उसे सिर्फ किसी के कहे पे भरोसा करने की आदत नहीं थी। दक्ष एक बहुत ही प्रैक्टिकल राजा था और वह ये भी जानता था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं था। बाहर की कई शक्तियां उसके सामने खतरा बनकर मंडरा रही थी। शमन ने कैलाश के बारे में जो भी कहा था अगर सच था तो उसे परखने का समय आ गया था। यही सोचता हुआ दक्ष अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर कैलाश की हालत अब तेजी से ठीक हो रही थी। वो लगभग पूरी तरह से अपनी थकान से बाहर आ चुका था। नीरा कैलाश के लिए पास के टेबल पर फल का जूस गिलास में डाल रही थी। कैलाश नीरा की तरफ देखकर सोच रहा था कि क्या उसे नीरा को अपने साथ हुए उस वाक्य के बारे में बताना चाहिए। क्या नीरा उसकी बातों पर भरोसा करेगी? वो क्या सोचेगी अगर उसे पता चलेगा कि वो अब पहले वाला कैलाश नहीं है जो उस अंधी खाई में मर चुका था। आज जो कैलाश नीरा के सामने था वो तो किसी सॉफ्टवेयर से चल रहा था जिसका नाम नौक्रम था। अपने साथ हुए उस मजाक पे मन ही मन कैलाश हंसा है, जहां इंसान खुद जानता हो कि वो अब जिंदा तो है पर किसी सॉफ्टवेयर की बदौलत जिसे पता नहीं कौन ऑपरेट कर रहा था। कैलाश अपने साथ जो भी हुआ उसे बस अनादि की कृपा समझता है। वो देखता है कि नीरा उसके सामने जूस का गिलास लेके खड़ी थी। वो उससे कहता है, थैंक्स नीरा,
चाहे जो भी हो जाए तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। ऐसा कहकर कैलाश नीरा के हाथ से जूस का गिलास ले लेता है और उसे एक बार में पी जाता है। कैलाश को अपने अंदर एक अलग तरह की एनर्जी का संचार साफ समझ आ रहा था। यह उस जूस के गिलास की वजह से नहीं था, वो ये बात जानता था कि इस नई एनर्जी का सोर्स कुछ और है। नीरा कैलाश से पूछती है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? फिर से कहीं कोई आवाजें तो सुनाई नहीं आ रही ना? कैलाश नीरा का मजाक समझ जाता है और कहता है, नहीं अब सब ठीक है, कोई आवाज नहीं आ रही। नीरा कहती है, फिर ठीक है। और फिर असल मुद्दे पे आते हुए नीरा सीरियस होकर पूछती है, कहां चले गए थे तुम कैलाश? अब तो सच बता दो, ये मत बोलना कुछ नहीं हुआ था। मुझे तुम्हारा मोबाइल रोड पर पड़ा हुआ मिला और तुम्हारा कोई भी पता नहीं था। क्या हुआ था कैलाश? कैलाश के सामने वो सवाल खड़े थे जिसके जवाब कैलाश अभी तो कम से कम नहीं देना चाहता था, पर नीरा थी कि जवाब तलाश थी सीधा कैलाश की आंखों में देख रही थी। पर कैलाश खुद भी अभी उसके साथ हो रही बातों के बारे में पूरी तरह से क्लियर नहीं था। वो बात टालने की कोशिश करते हुए कहता है, वो असल में हुआ कुछ ऐसा कि वो मैंने तुम्हें कॉल किया था कि इतने में दक्ष कमरे में एंटर करता है, जिससे दोनों का ध्यान उस बात से हट जाता है और कैलाश राहत की सांस लेता है। नीरा तुरंत खड़े होकर झुकते हुए राजा का अभिवादन करती है, जिसे नजरअंदाज करता दक्ष कैलाश को देखता रहता है। कैलाश अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा होता है जब दक्ष कहता है, कैलाश तुम्हें अभी उठने की जरूरत नहीं है, कल सुबह तुम उठोगे सबकी नजरों में, क्योंकि कल तुम्हारे और निकेत के बीच मैंने फाइट का ऐलान किया है। जो जीतेगा उसे ही भविष्य में अंगिरा साम्राज्य की बागडोर दी जाएगी। अचानक कैलाश के सामने ऐसी परीक्षा किसी शौक से कम नहीं थी। नीरा भी शौक थी, वो जानती थी कि निकेत के सामने कैलाश 2 मिनट में नहीं टिक पाएगा और ये बात खुद राजा भी जानते हैं। फिर उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्या होगा उस फाइट में? क्या कैलाश कल लोगों की नजरों में उठ पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। कैलाश दक्ष की बात सुन के शॉक था। वो पूछ उठा, डैड शहर से आने के बाद मैं आपसे मिला तक नहीं हूँ, आप इतना बड़ा फैसला क्यों लेना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं किसी लड़ाई से रहता हूँ, पर ऐसा क्या हुआ डैड कि अचानक आप अंगिरा के अगले शासक का डिसीजन कर लेना चाहते हैं? ऐसा कहते हुए कैलाश अपने बेड से खड़ा हो चुका था और वो अपने पिता के सामने ही खड़ा था। नीरा भी ये बात सुन के दोनों के करीब आ चुकी थी। नीरा दक्ष से कहती है, गुरुजी आपने अगर ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, पर आप जानते हैं कि कैलाश निकेत से लड़ नहीं सकता, उसकी शक्तियां मूल योग की हैं, ये बात सब जानते हैं और किसी से ये भी नहीं छिपा है कि निकेत रण योग के अंतिम पड़ाव पर है। किसी भी वक्त निकेत कार्मिक योग में एंटर कर सकता है। कैलाश के लिए निकेत से निपट पाना नामुमकिन है। दक्ष अभी तक दोनों की बातें सुन रहा था और इस दौरान वो कैलाश को ही देख रहा था। कैलाश अपने पिता को देखते ही समझ जाता है कि वो कुछ न कुछ जानते हैं, कोई ऐसी बात जो मैंने उन्हें नहीं बताई थी। उसके मन में सवाल उठता है कि कहीं उसके पिता उसकी नई शक्तियों के बारे में जान तो नहीं गए हैं। दक्ष नीरा को देखता है और फिर कहता है, आपदा और जिम्मेदारियां पूछ के नहीं आती हैं नीरा। कैलाश के पास कई साल थे, अब तक उसे मेरी जगह लेने के लायक बन जाना चाहिए था। मैं और नहीं रुक सकता। कल ही इस बात का फैसला होगा कि अंगिरा की बागडोर निकेत के हाथ जाती है या फिर मेरा अपना खून अपना हाथ ले पाता है। निकेत को भी इस बात के बारे में बता दिया गया है। मुझे लगता है कि वो अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रहा होगा। तुम्हारे पास कल तक का समय है। कैलाश दक्ष से कहता है, डैड मैं भी जुल्म के लिए तैयार हूं, पर ये लड़ाई मैं अंगिरा के राजा बनने के लिए नहीं, राजा दक्ष का वो लायक बेटा बनने के लिए लड़ूंगा जो मैं आज तक कभी नहीं बन पाया। बन पाऊंगा कि नहीं ये तो कल ही पता चलेगा। नीरा कैलाश की बातें सुनकर और भी चिंतित सी हो जाती है। वहीं दक्ष अपने बेटे की बात सुन के खुश था। उसे अभी शमन की कही बात पे भरोसा नहीं था, पर दक्ष का यह सोचना था कि अगर कैलाश की शक्तियां इतने सालों में नहीं बढ़ी तो आगे भी बढ़ने के कोई आसार नहीं है। ऐसा होना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अगर शमन की कही बातों पर ठीक से गौर किया जाए तो उसका पूरा निचोड़ किसी चमत्कार की ओर इशारा कर रहा था। बस यही वजह थी कि दक्ष ने इस द्वंद का फैसला लिया था। दक्ष कैलाश से कहता है, तो यह तय रहा कि कल अंगिरा को उसका नया राजा मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए दक्ष वहां से चला जाता है। दक्ष के जाते ही नीरा कैलाश को कन्फ्रंट करती है, कैलाश हो क्या गया है तुम्हें? तुम जानते हो कि तुम ये लड़ाई निकेत से नहीं जीत सकते, फिर तुमने हाँ क्यों कहा? कैलाश दरवाजे की तरफ देख रहा था। वो कहता है, मेरे हाँ या ना करने का वक्त तो निकल चुका था नीरा। डैड ने डिसाइड कर लिया है। तुमने भी देखा कि वो मुझसे पूछने नहीं इस लड़ाई के बारे में बताने आए थे। कोई बुज़दिल ही होगा जो अपने पैर पीछे रहेगा। दक्ष का बेटा कमजोर हो सकता है, बुज़दिल नहीं। नीरा रीजन करते हुए कहती है, कैलाश पर ब्रेवरी कब ना समझी हो जाए इसका पता तुम्हें है क्या? और बुरा मत मानना, पर मुझे तुम्हारा ये डिसीजन ना समझी भाई लग रहा है। कैलाश अब नीरा की ओर देखता है और मुस्कुराता हुआ कहता है, अब ये ना समझी है या वीरता ये तो मुझे नहीं पता। ना समझी सही, पर मेरे साथ तुम तो हो ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कैलाश की बात नीरा के अंदर चल रहे द्वंद को एकदम से शांत कर देती है। उसके सामने अंगिरा जैसे बड़े साम्राज्य के राजा का बेटा उससे ऐसी बात कर रहा था। इस बात के आसार ना के बराबर हैं, पर अगर कैलाश ये लड़ाई जीत जाता है तो वो अगला राजा होगा। पर नीरा उस वजह से कैलाश के साथ नहीं थी, वो कैलाश से प्यार करती थी। अभी तक दोनों ने इस बात को फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया था, पर यह बात साफ थी कि कैलाश और नीरा एक दूसरे से प्यार करते थे और उनका ये प्यार उनकी सोच से भी पुराना था। कुछ साल पहले तक दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ दोस्त की तरह देखा था, पर धीरे धीरे समय के साथ जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, दोस्ती ने भी बिना बताए प्यार का रूप ले लिया था। नीरा का नाथ और किसी गरीब कुंबे की लड़की थी। राजा दक्ष ने उसे अपने महल में इसलिए रहने के लिए हामी भरी थी क्योंकि कैलाश के साथ खेलने वाली और समय बिताने वाली वही एक लड़की थी और दूसरा कोई भी बच्चा कैलाश के साथ नहीं खेला करता था। तभी से दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया था। आज उन दोनों को अलग करना किसी के बस का नहीं था। राजा दक्ष भी ये जानते थे कि आज भी कैलाश का कोई दोस्त नहीं था नीरा के अलावा। मैं तुमसे दूर कहां जाऊंगी कैलाश? नीरा भी मुस्कुराते हुए कैलाश से कहती है। कैलाश नीरा से मजाक करते हुए कहता है, हो सकता है कल मेरी हार के बाद राजा दक्ष मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दे। ये कहते कि मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, फिर क्या करोगी? नीरा जवाब मजाक नहीं देती है। पहली बात तो गुरुजी जितने कठोर राजा हैं उतने ही निरंतर पिता, वो ऐसा कुछ करने नहीं वाले। पर हाँ, अगर तुम कल की लड़ाई हार गए तो मैं तुम्हें खुद यहाँ से ले जाके अंधी खाई में धकेल दूंगी। नीरा के ऐसा कहते ही कैलाश के सामने वो दृश्य आ जाता है जब उसे तक्षय और उसके लोगों ने बुरी तरह मारकर लहूलुहान करके सच में अंधी खाई में फेंक दिया था और अचानक ही कैलाश के चेहरे का रंग उतर जाता है। नीरा ये बदलाव तुरंत नोटिस कर लेती है और पूछती है, कैलाश क्या हुआ? तुम ये अचानक से इतने टेंशन में कैसे आ गए? मैं मजाक कर रही थी कैलाश, तुम जानते हो। भूली हुई सांसों के साथ कैलाश उस ट्रांस से बाहर आता है। नीरा दोबारा पूछती है, कैलाश तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है? कैलाश बात छुपाता हुआ नीरा से कहता है, डर गई ना? ऐसा कहकर कैलाश अपने चेहरे पे हंसी का पर्दा डाल लेता है और नीरा की तरफ देखता हुआ जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगता है। नीरा झूठा गुस्सा दिखाते हुए कैलाश की छाती पर प्यार से मुक्का मारती है, जिसकी वजह से कैलाश बेड पे गिरने का नाटक करता है और फिर कहता है, क्या कर रही हो नीरा? कल मेरी लड़ाई है और आज मेरी हड्डियां तोड़ने का प्लान कर लिया तुमने। पहले ही लड़ाई से मुझे आउट करना चाहती हो और दूसरी तरफ निकेत, वो तो कल की तैयारी में लगा हुआ होगा। नीरा जवाब में कहती है, शट अप, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कल निकेत का सामना तुम कैसे करोगे। एज माय मास्टर ऑर्डर्स। ऐसा कहते हुए कैलाश वापस बेड से उठ जाता है और दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। इधर रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह से एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई एक कच्चे रास्ते पर चली जा रही थी। उस गाड़ी को निकेत चला रहा था और वो गाड़ी में अकेला था।
गाड़ी की लाइट से आगे की रोड और उसके आसपास के एरिया में उजाला हो रहा था। यह रोड किसी घने जंगल के बीच से गुजर रही थी और रात के अंधेरे में वहां किसी का नामो निशान नहीं था। काफी देर उसी कच्चे रास्ते पर चलते हुए निकेत जंगल के बीचों बीच बने किसी आउट हाउस के सामने पहुंचता है। उस आउट हाउस में लाइट अभी भी जल रही थी। गाड़ी रोकने के बाद निकेत काफी देर कुछ सोचता है और फिर गाड़ी से उतरकर उस आउट हाउस की ओर बढ़ जाता है। कमरे के अंदर बैल की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है और बाहर खड़ा निकेत दरवाजा खोलने वाले की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। एक ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम क्या ऑफर दे सकते हो मुझे? सामने खड़ा तक्षय निकेत से पूछता है। निकेत बाहर खड़ा इधर उधर देखता है, फिर तक्षय से कहता है, अंदर आने को नहीं कहोगे? डाउटफुल तक्षय दरवाजे को और खोलता हुआ साइड हो जाता है। निकेत एंटर करता है, जिसके बाद तक्षय दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। तक्षय मुड़कर निकेत से पूछता है, बताओ क्यों मिलना चाहते थे तुम इतनी रात मुझसे? निकेत बिना कोई बात बनाए सीधा पॉइंट पे आ जाता है। कल सुबह मेरी और कैलाश की फाइट है। तक्षय कंफ्यूज होकर पूछता है, फाइट है मतलब? द्वंद, कल हमारे बीच द्वंद है। राजा दक्ष ने कहा है कि जो भी कल की लड़ाई जीतेगा वो अंगिरा का राजा होगा। निकेत तक्षय के सवाल का जवाब देते हुए कहता है। इस पर तक्षय हंसते हुए कहता है, अंगिरा का राजा? तुम लोग जानते हो कि मैं जब चाहूं तुम लोगों से अंगिरा का साम्राज्य छीन सकता हूं। तो निकेत कहता है, यह सच नहीं है। राजा दक्ष आज भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, ये बात तुम भी जानते हो। पर कुछ दिनों के बाद वो राजा नहीं होंगे, मैं उनकी जगह लूंगा। कल कैलाश का हारना तय है, यह भी तुम जानते हो। तो टेक्निकली तुम अंगिरा के अगले राजा से बात कर रहे हो। तक्षय ये बात को जानता था कि निकेत के सामने कैलाश की कोई भी साथ नहीं है और बड़ी ही आसानी से निकेत उसे पराजित कर सकता है। इसलिए वो निकेत से पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। निकेत कहता है, तुम ये भी जानते होंगे कि मैं अंगिरा का सबसे रईस इंसान हूं। मेरी पैसों की ताकत और अंगिरा का राजा बनना दोनों मुझे और भी शक्तिशाली बना देंगे। और मैंने ये सब सिर्फ सपने देख के नहीं पाया है। मेरे हर काम में प्लानिंग होती है, एक प्रैक्टिकल सोच होती है और मेरी वही प्रैक्टिकल सोच ये बताती है कि हमारे हाथ मिला लेने में ही समझदारी है। हाथ मिला लेना और वो भी अपने दुश्मन वाकुल से। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तक्षय ऊंची आवाज में निकेत से कहता है। वाकुल से नहीं, सिर्फ मुझसे। निकेत तक्षय से कहता है। तक्षय कुछ समझ नहीं पाता और निकेत उसे समझाते हुए आगे कहता है, देखो तक्षय, मैं जानता हूं आज नहीं तो कल तुम्हारा कुल अंगिरा को हथियाने की कोशिश करने वाला है और ऐसा होने पे एक बड़ा युद्ध होने की संभावना है। और जब युद्ध होता है तो किसी एक पक्ष का नुकसान नहीं होता। हाँ, जीत भले ही एक की हो, पर उस युद्ध की कीमत दोनों को चुकानी पड़ती है। मेरे पास एक ऑफर है जिससे दोनों पार्टीज जो चाहती है वो उन्हें मिल जाएगा बिना वॉर किए। तक्षय अब ध्यान से निकेत की बातें सुन रहा था। वो कुछ नहीं कहता और निकेत अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहता है, मेरे राजा बनने के कुछ समय बाद ही मैं तुम्हें अपना सिंहासन ऑफर कर दूंगा, तुम्हें राजा बना दूंगा। पर मेरी शर्त ये रहेगी कि तुम मेरे कुल में से मुझे अपना सेकंड कमांड रखोगे और मेरी आज अंगिरा में जो ताकत है वो उस वक्त भी बरकरार रहेगी। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं कल की लड़ाई जीत जाऊंगा और अगर तुम इस ऑफर को ठुकराते हो तो मेरे जीतने का कोई फायदा नहीं है। कल की लड़ाई में हार जाऊंगा और कैलाश को राजा बना दिया जाएगा, जिसके बाद तुम लोगों को हम पर आक्रमण करना होगा। फिर एक बड़ी लड़ाई होगी, बहुत बड़ा युद्ध, जिसमें राजा दक्ष भी हमारी सेना में शामिल होंगे और उनके होने से नुकसान तुम लोगों का भी होगा। मैं तुम्हें बिना खून बहाए राजा बनने का ऑफर देने आया हूं, बोलो मंजूर है? निकेत ने अपना षड्यंत्र से भरा ऑफर तक्षय के सामने रख दिया था, पर तक्षय के चेहरे पे कोई भी भाव नहीं थे। तो क्या तय करेगा तक्षय और क्या लोमी जैसा चालाक निकेत अपनी शक्ति और औदा बरकरार रख पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।